मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुदेव प्रेम सिंह जी को प्रणाम, और मेरे सहपाठी सह-अधिकारी पिरागाराम जी और आप सभी पधारे हुए और यहाँ विराजमान स्टूडेंट और छोटे भाई बहनों, आप सबका यहाँ पे स्वागत है। मेरी इस बार आरएएस में 385 रैंक आई है। यह मेरा आरएएस में द्वितीय प्रयास था। पिछले प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुंचा। मेरी रैंक थोड़ी सी पीछे थी, पिछली बार 1328 थी। मैंने आरएएस की सारी तैयारी लगभग बाड़मेर से ही की है। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था यहाँ से, उस टाइम मैं यूपीएससी की भी तैयारी कर रहा था साथ साथ में। 2021 वाला एग्ज़ाम मैंने उस टाइम यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया था, उसी के साथ साथ आरएएस की भी की थी। इसलिए ज़्यादा टाइम मिला नहीं था और कुछ हो सकता है मेरी भी कुछ गलतियाँ हुई और कुछ मेंस में मार्क्स कम रह गए और इंटरव्यू में काफ़ी कम मार्क्स थे, इसलिए रैंक पीछे थी। फिर मैं वापस घर आया और थोड़े दिन तैयारी की आरएएस की। फिर क्या हुआ, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया किसी वजह से। तो उस टाइम मैंने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखी जो अपने आईआरए की ऐड थी। रवि प्रकाश जी और प्रेम सिंह जी सर का एक नाम था और कह रहे कि हम यहाँ बाड़मेर में टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। तब मैंने सोचा कि ये तो मेरे मतलब बहुत अच्छी बात हो रही है मेरे लिए। मैं वहाँ जयपुर में ऑनलाइन टेस्ट लिखता हूँ, दिक्कत आती है, ना कोई प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता वापस, ना कंटिन्यूटी बन पाती है, और काफ़ी टाइम से घर रह रहे हैं तो फिर आलस भी आ जाता है कई बार। तो फिर मैं ऑफिस आया, सर से बात की, तो उस टाइम सर ने कहा हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम तो पूरा हो चुका है, अब वापस जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो हम वापस कंटिन्यू रखेंगे इनको। सर से बात हुई, अच्छे दोस्त भी बने यहाँ पे। फिर लगातार टेस्ट मैंने लिखे यहाँ पे। टेस्टों में ठीक ठाक नंबर आते, कई गलतियाँ होती थी, मेरी उन गलतियों से सीख के मैंने इम्प्रूवमेंट किया। और जैसे मेंस पास हुआ उसके बाद वापस सर से कांटेक्ट किया, फिर इंटरव्यू की थोड़ी बहुत गाइडेंस ली। सर का पूरा सहयोग रहा। इस बार इंटरव्यू में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, मतलब जिस हिसाब से इस बार मार्क्स आए हैं, तो फिर 385 रैंक आई। आज उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। साथ ही सर को यह इनिशिएटिव बाड़मेर में प्रारंभ करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आगे से आप सब में से विराजमान किसी साथी की फर्स्ट रैंक भी आएगी, न सिर्फ आरएएस में आएगी बट आईएएस और अन्य परीक्षाओं में भी आएगी, और उसके आगे का जीवन होगा वो भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। अब अपनी चूँकि यहाँ पे बात हो रही है आरएएस से रिलेटेड, उससे पहले मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा आपको। मैंने मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो 5वीं तक की होती है वो एक तरह से ढाणी से ही स्टार्ट की थी। मेरे गांव की ढाणी है, वहाँ तक मैंने 5वीं तक की शिक्षा ली। उसके बाद 8वीं तक की मेरे गांव में स्कूल 8वीं तक की था। फिर 9th 10th मैंने जैसलमेर में डाबला गांव एक, वहाँ से पढ़ा, और मैं मेरी मासी जी के वहाँ रहता था, उनका मेरी इस प्रिपरेशन में बहुत बहुत योगदान रहा। इसके बाद 11th 12th मैंने बाड़मेर से की है। मैं उसी टाइम भी मेरे मामू साहब के वहाँ रहता था। फिर मैंने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा से की है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, और उस टाइम मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ वहाँ से यूनिवर्सिटी से। वहाँ भी मेरा प्लेसमेंट भी हो गया था। आपको पता हो बाड़मेर में पेट्रोलियम का अच्छा खासा है। एक कंपनी है HLS एशिया नाम से, हेलीबर्टन लॉगिंग सर्विस, अच्छा खासा पैकेज देती है अपन एक नॉर्मल ग्रामीण जीवन से। फिर उस पैकेज को छोड़कर सिविल सेवा की तरफ जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मतलब साहसिक डिसीजन होता है। तो घर वालों का काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने कहा जो होगा आगे देख लेंगे, एटलीस्ट मन में नहीं रहना चाहिए कि अपन वो कर लेते तो ये हो जाता। तो मैंने बड़ी हिम्मत करके, मतलब मेरी तरफ से हिम्मत इन द सेंस उस प्लेसमेंट को नकारना जो उस टाइम कॉलेज में वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसमेंट था। फिर यूपीएससी की तैयारी करना। यूपीएससी की तैयारी करने में थोड़े दिन दिल्ली गया। वहाँ मैंने ऑप्शनल जो मेरा था वहाँ इंजीनियरिंग कर रखी थी मैंने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से, बट यूपीएससी में ऐसा कोई ऑप्शनल होता नहीं है। फिर मैंने देखा तो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो वहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से तैयार किया। फिर उस टाइम कोविड भी आ गया था, बीच में छोड़ के फिर मैं घर आ गया बाड़मेर, और फिर मैंने सारी तैयारी ऑलमोस्ट, बीच में कुछ टाइम मेंस के टाइम जयपुर ज़रूर गया बट बाड़मेर से ही की थी, मामू साहब के घर पे रह के। आजकल तो बहुत ज़्यादा लाइब्रेरी वगैरह भी हो गई, उस टाइम कोई लाइब्रेरी का कल्चर ऐसा नहीं था। उस तैयारी के दौरान मैंने 2020 का मतलब एक तरह से यूपीएससी का प्री मेंस पास किया और इंटरव्यू भी दिया था। उस टाइम इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स थे, कुछ मार्क्स से मेरा फाइनल सिलेक्शन रुक गया था। तो जब पहला सिलेक्शन रुकता है तो उस टाइम बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। मतलब एक तरह से आप कंसिडर कर सकते हो आप पूरी दीवार है उस पर चढ़ गए हो
आप दीवार के आप उस साइड भी गिर सकते हो और इस साइड भी गिर सकते हो, मतलब फिर जिस साइड भी गिरोगे लेकिन वापस आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन उस टाइम बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। मैं और घर वाले सब मतलब बाड़मेर ही था, रिजल्ट देख रहे थे, सबको उम्मीद होती है कि बच्चे मतलब मेहनत कर रहा है तो अच्छा ही आएगा। फिर लेकिन उसमें नहीं हुआ, जो भी चीज़ें हो मेरे में कमी रही होगी कुछ सब्जेक्ट्स की। फिर 7 या 10 दिन बाद मतलब रिजल्ट आया था लगभग 21 या 25 सितंबर के आसपास, और अगला प्रीलिम्स था 10 अक्टूबर को। बहुत कम दिन थे, 1-2 दिन तो बिल्कुल मन नहीं लगता पढ़ाई में। आप वहाँ तक गए हुए आपको लग रहा है कि कल को आईएएस बन ही जाएंगे, बट वहाँ से एकदम गिर जाते हो आप। 2021 में फाइनल रिजल्ट आया था। फिर बड़ी हिम्मत की, मेरे भाई साहब पास में बैठे, मामा जी ने समझाया कोई बात नहीं होता है। मैं खुद भी मतलब उस डिसीजन को मतलब बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मतलब पहले तो एक बार दिमाग में था कि देना है या नहीं देना है, फिर हिम्मत करके वो एग्ज़ाम दिया। उस जो प्रीलिम्स मेन टफ वहाँ चैलेंजेस था प्रीलिम्स का 10 दिन में कैसे कवर करना है। तो जो वो प्रीलिम्स हुआ था उसमें मेरे मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो प्रीलिम्स काफ़ी अच्छे मार्जिन से क्लियर हुआ। फिर 3 महीने 2-2.5-3 महीने बाद मेंस था, वो मेंस भी अच्छे से गया। फिर इंटरव्यू आया, उस टाइम इंटरव्यू तो अच्छा गया था, बट कई बार होता है आपको लग रहा है इंटरव्यू अच्छा गया हो, मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो उस टाइम मार्क्स बहुत कम थे इंटरव्यू में, तो फिर बहुत ज़्यादा हताशा होती है। इस बीच में आरएस का फर्स्ट मेंस भी लिखा था और उसमें भी मेंस का रिजल्ट आ चुका था, लगभग क्वालिफाई हो गया था। फिर कुछ घटनाएं घर पे भी घट जाती है। उस टाइम जस्ट इंटरव्यू से 5-7 दिन पहले मेरी सिस्टर की एक्सीडेंट में डेथ होगी, तो एक मन से बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, फिर आपका कुछ करने का मन नहीं करता है। बट जब आपके पीछे सपोर्ट हो और आप खुद में दृढ़ निश्चय हो तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ते हो। जब वो रिजल्ट नहीं आया तो एक बार फिर लगा कि अब वापस क्या करें, मैं समझ में नहीं आ रहा कि यूपीएससी करे या नहीं करे, या आरएस पे भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि उस टाइम आरएस दिया था मैंने, तो थोड़ा ऐसा लगा मतलब कुछ ध्यान से तैयारी नहीं की हुई, इसलिए मेरी रैंक पीछे आई है। हिंदी इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी, इंग्लिश तो अच्छी थी बट हिंदी बहुत कमज़ोर थी। फिर मैंने मतलब एक 2023 वाला प्रीलिम्स दिया, वो अच्छा ही गया था। सी सेट नहीं हो पाया, मतलब एक तरह से प्रीलिम्स नहीं हुआ फाइनली। जीएस में मेरे ऑल इंडिया में वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स थे, कट ऑफ थी 72 के आसपास, मेरे 120-25 के आसपास मार्क्स थे। बट फिर निर्णय लिया कि एक 2023 वाला आरएस है, इसको अच्छे से देते हैं डेडिकेटली, जो भी होगा देख लेंगे, कम से कम मन में नहीं रहे कि एक बार अच्छे से दे। फिर वापस वही साइकिल रिपीट, प्रीलिम्स में तो कोई ज़्यादा तकलीफ आती नहीं थी। फिर मेंस में सर ने उस टाइम टेस्ट सीरीज चालू की थी, तो टेस्ट मैंने एक भी मिस नहीं किया, सारे टेस्ट लिखे, जो भी मार्क्स आए, कई बार कम भी आते थे, कई बार अच्छा लगता था कि अपने से बेटर कौन कर सकता है, अपनी ही रैंक आएगी। कई बार लगता था कि बिना पढ़े भी टेस्ट दिए थे, कहीं कहीं बिजी हो जाते हैं, मतलब होना नहीं चाहिए, बट तो वही है टेस्ट, लेकिन एक भी मिस नहीं किया। फिर उन टेस्ट के बाद फाइनल रिजल्ट, मतलब आज ये रैंक है, और फिर अगला वापस था। इस बीच में अब अपन बात करते हैं आरएस के सभी पेपर्स की। सर ये बोर्ड ठीक है, मतलब इस कम्युनिकेशन को अपन 1 वे इंटरेक्शन नहीं रखेंगे, 2 वे नहीं, मतलब कहीं ज़रूरत पड़े तो 2 वे इंटरेक्शन रखेंगे। पहले मैं जनरली बता दूंगा कि मैंने क्या क्या किया आरएस के लिए, उसके बाद आपका जो भी डाउट हो मेन फोकस उस पर ही रहेगा, आपको पढ़ाई से रिलेटेड हो या किसी और चीज़ से रिलेटेड भी, तो आप मुझसे वो कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अपन आरएस का है सिलेबस है, वो आप सब ने देखा ही होगा, किसी भी एग्ज़ाम का सबसे जो मेन गाइडेंस होता है, पाथ होता है, वो उसका सिलेबस, और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब आप चाहे फर्स्ट डे क्लास में बैठे हो, चाहे आप क्लास का लास्ट डे हो, इवन एग्जाम से पहले दिन अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस पक्का देखना चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, मेंस का और प्रीलिम्स दोनों का सिलेबस का प्रिंट आउट घर पे जरूर होना चाहिए। तो उससे होता क्या, कंटिन्यूटी आप रहती है, मतलब कई बार क्या सिलेबस बहुत डिफाइंड होता है, अपन उससे बाहर की चीज़ें पढ़ लेते हैं, और कितना पढ़ना है वो सब उससे किस डेप्थ में पढ़ना है और कितना तक पढ़ना है वो अपने को पता चलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो अपने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जीएस 1 से लेकर जीएस 4 सबका अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए। अब अपन बात करते हैं प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में जो अपने जो जैसे 2 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक इंडिया का पोर्शन, एक राजस्थान का पोर्शन, और तीसरा पोर्शन जो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहता है वो रहता है साइंस और रीजनिंग का। कोशिश ये करनी चाहिए प्रीलिम्स में साइंस और रीजनिंग के, जैसे साइंस के 25 से 27 क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल जो सिलेबस में दे रखा है उससे बाहर शायद ही आते हो, या आता भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-4 क्वेश्चन तो क्या ही फर्क पड़ेगा। बट 25-27 में से मान लो 20 क्वेश्चन भी आते हैं, तो वो 20 के 20 सही होने चाहिए अपने, आपके नोट से आ रहा हूँ। तो साइंस बहुत डिफाइंड सिलेबस है, बहुत छोटा सिलेबस है, साइंस में आपकी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फिर वही सेम रीजन मैथ्स और रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आते हैं, वो सारे लगभग आप कोशिश करना वो सही हो।
फिर तीसरा पोर्शन बचता है करंट अफेयर, वो आप डेली न्यूज़पेपर से हो जाएगा आपका, कोई भी मैगजीन पढ़ना। फिर बात करते हैं अपन इंडिया सेक्शन की, वो मैंने आरएस में अच्छे से नहीं पढ़ा। इसका कारण ये था मैंने यूपीएससी में उसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, तो यहाँ मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। बट आप अभी फाउंडेशन में स्टेज पे हो, आपको इंडिया वाले जो भी नोट्स है उसके कंसेप्ट पे और उसके जो एप्लीकेशन पार्ट है दोनों पे अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि होगा कि आप कंसेप्ट पे अच्छी क्लैरिटी होगी तो आपका एग्ज़ाम भले 2 साल बाद होगा या कभी भी हो, इवन इंटरव्यू में भी आप उसको अच्छे से बता पाओगे। सिमिलरली जो राजस्थान का सेक्शन था वो सेक्शन मेरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। राजस्थान की हिस्ट्री जैसे सबसे बड़ी हो जाती है, सर को बहुत ज़्यादा पता है, सर जैसे हिस्ट्री के इतिहासविद है, तो राजस्थान की हिस्ट्री में मैंने क्या किया, मेरी कमज़ोरी मुझे पता थी। अब 5-7 दिन बाद जैसे आरएस का प्रीलिम्स है तो मैं पूरी तो पढ़ नहीं सकता हूँ, तो इसका सिलेबस देखा, मैंने डिसाइड किया तो हिस्ट्री के 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक एंशिएंट, दूसरा मिडाइवल, तीसरा मॉडर्न। तो अपने जो राजस्थान की हिस्ट्री है वो जो मिडाइवल पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मेरी कमजोरी थी, तो मैंने क्या किया उस मिडाइवल सेक्शन को एक बार के लिए पूरा छोड़ दिया था, मतलब जो उसका फैक्चुअल पोर्शन होता है जैसे किंगडम वाला। बट मैंने एंशिएंट और जो मॉडर्न वाला राजस्थान होता है जिसमें ये सब आता है, प्रजामंडल मूवमेंट है, उसके बाद की जो भी क्रांति रिनेसेंस प्रोसेस है, इवन आफ्टर फ्रीडम के क्या क्या हुआ था, वो सब अच्छे से किया। तो फिर मैंने कहा वहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए वो गलत नहीं होना चाहिए, मिडाइवल के भले मेरे सारे क्वेश्चन गलत होने चाहिए, मतलब मेरी ये स्ट्रेटजी थी। लेकिन आप अभी फाउंडेशन स्टेज पे हो, आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अभी इस स्टेज पे मतलब जो पढ़ रहे हैं उसमें से कुछ भी आ जाए वो गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद तो फिर अनाप शनाप है, कोई लिमिट नहीं है किसी भी सब्जेक्ट की, वो थी मतलब राजस्थान हिस्ट्री की मेरी ये स्ट्रेटजी रही थी। फिर इकोनॉमिक राजस्थान की, उसमें ये स्ट्रेटजी रही थी कि इसमें के सारे क्वेश्चन अपने को सही करने हैं, तो उसका देखा जो सिलेबस था वो राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है उससे एज इट इज़ मैच करता है। तो आप अभी फाउंडेशनल स्टेज पे हो तो आपको वोकेबलरी भी अपने को अच्छी से बिल्ड करनी है, मतलब शब्दकोश जिसको बोलते हैं, वो शब्दकोश कहाँ से आएगा, आप पूरा उसका जो ओरिजिनल इकोनॉमिक सर्वे होता है अभी तो बहुत बड़ा होगा, मान लो कितने 150-250 पेज का होगा, बट आप उसको फर्स्ट टू लास्ट पेज तक पढ़ो, तो उससे क्या होगा, हो सकता है एग्जाम के लिए भी काम का नहीं हो पूरा, बट आपका जो भाषा का प्रवाह होता है वो मेंस में बहुत काम आता है, इंटरव्यू में बहुत काम आता है, वो बहुत काम आएगा। और चीज़ें क्या होता है, फिर पूरा पढ़ोगे फर्स्ट टू लास्ट लाइन तो आपकी कनेक्टिविटी भी बनी रहेगी, एक स्टोरी टाइप में भी याद होगा। तो बट मैंने तो उस टाइम समरी पढ़ी थी, आप अपनी इंस्पायर की समरी पढ़ लेना या किसी की भी समरी से काम हो जाएगा इंटरव्यू पर्पज से, सॉरी प्रीलिम्स पर्पज से भी, मेंस पर्पज से भी। बट आप अभी फाउंडेशन स्टेज पे हो, जब भी राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे आए, अभी मान लो आ जाएगा 1 फरवरी के आसपास, 31 जनवरी के, तब आप उसको फर्स्ट टू लास्ट लाइन जरूर पढ़ना। और तीसरा इसमें पोर्शन होता है राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी एक तरह से यहाँ पे फैक्चुअल पोर्शन ज़्यादा है कि राज्यपाल कौन रहा, इसकी फर्स्ट विधानसभा में क्या हुआ, सेकंड विधानसभा में क्या हुआ, तो इसका कंसेप्ट वाला पोर्शन है वो इंडियन पॉलिटी से होता है, जहाँ अपन पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, वो अपनी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद अपन देख सकते हैं, उसके बाद इसमें राजस्थान पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितनी भी विधानसभा हुई है ना आज तक अपनी, जैसे 16 विधानसभा है, उन सब का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, फर्स्ट विधानसभा में क्या हुआ था, सेकंड विधानसभा में, थर्ड विधानसभा में, तो क्या क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर पता होगा, फिर अपन जो इसके क्वेश्चन आते हैं फैक्चुअल नेचर के वो इजीली सही कर सकते हैं। दूसरा पॉलिटी में पोर्शन आता है जो आयोग सिलेबस में है, कमीशन, जिसमें ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना आयोग है, तो इन सब का मतलब जो कोर कंसेप्ट वाला पोर्शन है, जैसे कौन से आर्टिकल से बने हैं, वो तो अपन इंडियन पॉलिटी में पढ़ लेते हैं। बट इसका फैक्चुअल नेचर का 4-5 इसके अध्यक्ष रहे हैं, कोई मेंबर्स रही है, तो उनके नाम वगैरह पता होना चाहिए। सेम चीज़ होती है स्टेट इन्फॉर्मेशन, सॉरी स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, यही है। मैन तो प्रीलिम्स में तो यही चीज़ें थी। फिर मेंस में आपको ये करना है, सबसे पहले तो देखना है कि मेंस का सिलेबस 4 जिस डिवाइड है, GS1, GS2, GS3 और GS4, चारों पेपर 200-200 मार्क्स के हैं। अब मतलब मेंस का सिर्फ 1 to 4 मार्किंग, सबसे पहले अपने को क्या करना है, इसका सिलेबस प्रिंट आउट निकालना है। सिलेबस सबसे पहले, सिलेबस में मतलब सबको फर्स्ट टू फोर्थ पेपर सबका निकालना है। दूसरी बात क्या, आरपीसी एक नोटिफिकेशन डालती है कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा मेंस का। एग्जाम पैटर्न उसमें क्या होता है, लिखा होता है कि एग्जाम पैटर्न अपना ऐसा है कि डिवाइड है, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं, कुछ 5 मार्क्स के होते हैं, कुछ 10 मार्क्स के होते हैं, इससे बाहर कुछ है नहीं। हाँ, हिंदी ग्रामर में जरूर कोई क्वेश्चन 1 मार्क्स का, आधा मार्क्स का आ सकता है, बट अब 2 मार्क्स की क्या कुछ लिमिटेशन होती है कि 15 वर्ड्स में ही लिखना अपने को, 5 मार्क्स का 50 वर्ड्स में,
और 10 का 100 वर्ड्स में। तो ये क्या होगा, अपन जब पढ़ेंगे तब अपने दिमाग में रहेगा, सेम चीज़ यदि आ गई तो उसको 15 वर्ड्स में कैसे लिखना है, और सेम चीज़ आ रही है तो उसको 100 वर्ड्स में कैसे लिखना है। ये चीज़ अपने में मतलब कला होनी चाहिए। तो ये चीज़ अपने दिमाग में होगी, इनका एग्जाम पैटर्न अपना वैसा है, तो अपन पढ़ते टाइम भी वही बिल्ड करेंगे। जैसे अपन पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो जैसे एक वर्ड आ गया सिलेबस में, अपन प्रीएम्बल स्टार्ट करते हैं, प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में मतलब कुछ शब्द है जैसे समानता, इक्वलिटी या इक्विटी, तो अब वो वैसा उस पर अपने पास कंसेप्ट होना चाहिए कि उसको अपन 15 वर्ड में भी लिख सके, सेम उसी को सेम इक्वलिटी पे कोई क्वेश्चन आए तो 100 वर्ड्स में भी लिख सके। तो मतलब ये अपने को पढ़ते टाइम ही ध्यान रखना। वो कब ध्यान में होगा, जब अपने को पता होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। तो एग्जाम पैटर्न सभी सब्जेक्ट का, किस सब्जेक्ट में मतलब कितने 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, कितने 5 मार्क्स के, कितने 10 मार्क्स के हैं। अब जैसे अपने आरएस में कुछ छोटे सब्जेक्ट भी है, 3 जैसे फर्स्ट पेपर में आते हैं, 3 सेकंड में आते हैं, उनमें कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, उसमें सिर्फ 2 और 5 का ही है 6 सब्जेक्ट में। तो उस टाइम भी उसमें भी ध्यान रखना, जैसे कितनी डेप्थ तक पढ़ना है, वो यहाँ काम आएगा। फिर तीसरा है PYQ। PYQ मतलब पिछले सालों के प्रश्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो ये 3 चीज़ें क्या होती है, किसी भी जैसे अपन बोलते हैं क्या है, कहीं भी चल रहा हो तो उसके रास्ते का पता होना चाहिए। तो अपना रास्ता यही है, इनसे बाहर अपने को मतलब ये अपने को गाइड प्रोवाइड कराते हैं कहाँ तक जाना है अपने को। तो ये चीज़ें सबसे पहले हर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, चाहे अपने मतलब इवन जो अपन स्टडी टेबल होती है डेस्क, उस पर ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न में मतलब ये तो क्वेश्चन का नेचर हो गया, कितने सब्जेक्ट है वो सब इसमें एग्जाम पैटर्न में आता है। तो अब अगला आता है अपना एग्जाम पैटर्न में 4 सब्जेक्ट है, GS 1 to 4, सभी कितने मार्क्स के हैं, 200 मार्क्स के, टोटल कितने हो गए 800। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। जी अपन ध्यान को नहीं। अब बात करते हैं GS 1 मैं मतलब सब्जेक्ट वाइज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपना एग्जाम का नेचर वैसा ही है। अब जैसे मैं सेम चीज़ यूपीएससी में बताता था तो हो सकता है कुछ और था, वहाँ पे 200 वर्ड्स में लिखने पड़ते हैं, यहाँ पे 100 वर्ड्स तक की मैक्सिमम लिमिट है। तो GS 1 में अपने 3 मतलब सेक्शन है या 3 पार्ट कह सकते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ए में आता है हिस्ट्री, सर टाइम की कोई लिमिट नहीं है। पार्ट बी में आता है इकोनॉमी, पार्ट सी में आता है 3 छोटे सब्जेक्ट है। इसमें एक आता है सोशियोलॉजी, जिसको अपन समाजशास्त्र बोलते हैं, दूसरा आता है मैनेजमेंट, तीसरा आता है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। नोट करने, ठीक है। अब मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब अपने को पता होना चाहिए अपने एग्जाम का नेचर कैसा है। मतलब बार बार बता रहा हूँ, मैंने आप अभी अपनी बातचीत हुई उसमें सबसे ज़्यादा मेरा स्ट्रेस इसी सब्जेक्ट पे रहा कि है क्या, मतलब पता होना चाहिए। मतलब अपन कभी भी मुंह उठा के भी पूछ लें, इवन इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं आपका सब्जेक्ट क्या क्या था। हाँ वो आगे मतलब बता रहा हूँ, ठीक है। अब हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के 3 सेक्शन में हिस्ट्री डिवाइड कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा पोर्शन है। पहला है वर्ल्ड की, क्या सीन, वर्ल्ड, दूसरा है इंडिया, तीसरा है राजस्थान। हिस्ट्री आती है, मान लो टोटल हो गया 200 मार्क्स का। हिस्ट्री आएगी 75 की, इकोनॉमी आती है 65 की, ये आते हैं पर सब्जेक्ट आता है 20 मार्क्स का, तो ये आता है टोटल 60 का। तो ये मतलब अपने को पता होना चाहिए एग्जाम का है क्या, कैसी इसका बाइफिकेशन कैसा है अपना मेन सिलेबस का। अब इसमें सिलेबस डिफाइंड है वर्ल्ड, अब वर्ल्ड हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़नी है अपने को, जो अपने सिलेबस में है वो ही पढ़नी है। अपना सिलेबस स्टार्ट होता है जो रिनाइंसेस पीरियड है, उसके बाद का पुनर्जागरण पीरियड के बाद का है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, वो सब है।
जो अपने सिलेबस में दे रखा है वही पढ़ना है। इसमें कैसा आएगा, जनरली ऐसा आएगा, एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, एक आएगा या 2 आएंगे 5 मार्क्स के, एक आ जाएगा 10 मार्क्स का। मतलब इनमें डिवाइड नहीं है कैसा आएगा, टोटल आएगा 75 का। ये है टोटल में से 5 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, 5 आएंगे 5 मार्क्स के, बाकी 4 आएंगे 10 मार्क्स के, ऐसा है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री में सिलेबस तो सबको देख लेने अपन कहाँ कहाँ से। इसके लिए क्या पढ़ना है, मैंने रेफर किया था, आप कोई भी क्या कर सकते हो, अपनी कोचिंग का बेस्ट मटेरियल है वो पढ़ सकते हो, या एक जो पुरानी एनसीईआरटी आती थी अर्जुन देव जी की, उसमें 9th और 10th की आती थी पुरानी एनसीईआरटी, 9th की अलग 10th की अलग। तो उसके 9th के पीछे वाले 2-3 चैप्टर और 10th के इनिशियल वाले 2-3 चैप्टर, वो अपना पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस पूरा हो जाता था। वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस है जनरली रिनाइंसेंस से लेकर वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ। अब सिलेबस में है अपने वर्ल्ड वॉर का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो अपने को वो ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि वर्ल्ड वॉर के कौन कौन जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, कौन किस साइड से लड़ा क्या था, वो ठीक है ध्यान रख लो स्टोरी कनेक्टेड के लिए, बट जो क्वेश्चन आएगा वो 100% इम्पैक्ट पे आएगा। जैसे लास्ट ईयर क्वेश्चन आएगा कि वुमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा था उसका वर्ल्ड वॉर का, तो अपने सिलेबस देख लेना है। फिर जैसे पीवीआई को देखेंगे तो पता चलेगा कि इम्पैक्ट पे क्वेश्चन आएगा। तो यही चीज़ होती है, अपन पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे इम्पैक्ट को कैसे लिखना है। जैसे इस बार क्वेश्चन आया था एक सिलेबस में, अपने टॉपिक है कॉलोनाइजेशन, हिंदी में क्या बोलेंगे, जैसे कॉलोनाइजेशन सिलेबस में है, तो उसमें एक इस बार क्वेश्चन आएगा था ओपियम जो था ट्रेड, अफीम का ट्रेड होता है व्यापार, उसने चाइना को कैसे कॉलोनी बनाया था। तो मतलब पढ़ेंगे अब एटलीस्ट दिमाग में है कि कॉलोनाइजेशन सिलेबस में उसके पीछे भी 2 चीज़ें लिखी थी, एक एशिया और अफ्रीका का। तो एशिया में कॉलोनाइजेशन किसका होगा, इंडिया का, वो तो अपने को सबको पता है, अपन पढ़ते हैं इंडिया हिस्ट्री में। फिर बचा चाइना, ये छोटे मोटे मलेशिया वगैरह, तो चाइना का एक ही चीज़ थी उसमें ओपियम। अब तो मुझे मतलब एटलीस्ट उस टाइम पढ़ते टाइम पता चल रहा था कि यदि क्वेश्चन आएगा तो उसमें चाइना पे आएगा, चाइना पे आएगा तो ओपियम ट्रेड पे आ सकता है। तो ओपियम ट्रेड से रिलेटेड 2-3 वो थी ट्रीटी थी, कैसे ओपियम ने, अब फिर इसको अपने को सोचना कैसे है, वो खैर आप सभी पढ़ोगे तब पता चल जाएगा सभी सब्जेक्ट के बारे में, बट अपन जितने भी एंगल हो सकते हैं उस एंगल से सोच सकते हैं। जैसे सामाजिक एंगल से उसने कैसे उसको नुकसान पहुंचाया, जैसे मान लो अफीम है, अफीम अपने को सामाजिक कैसे नुकसान पहुंचाता है, पूरी समाज को तोड़ देता है एक तरह से। तो वही सेम चीज़ है, चाइना की सामाजिक सोसाइटी को उन्होंने तोड़ दिया था अफीम ने, वो इम्पैक्ट हुआ था, एक सामाजिक गुलाम बन गए थे चाइना। फिर दूसरा होता इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होता है, पैसा वैसा खर्च होता है, चाइना से पैसा ब्रिटेन में चला गया, तो फिर इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा चाइना वीक हो गया था। तीसरा उसका रिलीजियस इम्पैक्ट भी होता है, कल्चरल इम्पैक्ट, कल्चरली मोरली एथिकल इम्पैक्ट, मतलब कितना ज़्यादा कमज़ोर हो गया। तो ये सब चीज़ें अपन क्या थोड़ा सोचना है। अब मान लो मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि ओपियम ट्रेड हुआ है, 2 चीज़ें थी, एक फर्स्ट ट्रीटी हुई थी, एक सेकंड 2 ओपियम और हुए थे। फैक्चुअल चीज़ें चलो मान लो पता हो तो बढ़िया है, नहीं भी हो तो कोई तकलीफ नहीं है, बट आप इसको जस्ट ऐसे लिख सकते थे कि 2 और हुए थे, ओपियम ने कैसे चाइना को कमज़ोर किया, इसलिए फिर ओपियम ट्रेड ने मतलब चाइना को कॉलोनी बना लिया था। तो ये चीज़ होगी। तो सिलेबस में है वो मैंने पढ़ी, मतलब अपन क्या क्या पढ़ सकते हैं, या जो भी एक बेस्ट मटेरियल है वो डिसाइड कर लो अपन कोचिंग का, वो पढ़ना है। इसके अलावा आप देखो तो एनसीईआरटी देख लेना, पुरानी वाली अर्जुन देव जी की थी, उसमें जो अपन सिलेबस में मेंशन है उसके 9th के 2-3 चैप्टर और 10th के 2-3 चैप्टर, इनसे बाहर क्वेश्चन शायद क्वेश्चन नो डाउट आएगा। जैसे इस बार एक वो सर वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन था, बट मतलब बाहर से तो नहीं कह सकते, बट जिस सोर्सेस में नहीं था, लेकिन ठीक है जो सोर्सेस से आए वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। हाँ, थर्मोडोरियन सोसाइटी वो आप बोल सकते था, सिलेबस में था वो, रिवोल्यूशन में, फ्रांस रिवोल्यूशन वगैरह में, बट सब चीज़ें याद नहीं होती, सब चीज़ें सोर्सेस में भी मतलब नहीं रख सकते, क्योंकि फिर बहुत बड़े नोट्स हो जाएंगे, इतने बड़े नोट्स होंगे उनसे फिर आएगा तो भी याद नहीं रहेगा। मान लो 200 पेज के आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स दे दिए, आप रट के भी गओगे तो एग्जाम तक कहाँ याद रहेंगे। इससे अच्छा आपको मान लो 50 पेज के नोट्स दे दिए वर्ल्ड हिस्ट्री के, और उसमें एक आधा क्वेश्चन नहीं आता तो कोई तकलीफ नहीं, बाकी आ रहे वो तो याद होने चाहिए अच्छे से। तो आप मतलब ये चीज़ें ध्यान रखना, मतलब ये मत हमेशा पूरों के पीछे मत भागना, जो चीज़ आपको पता है वो एटलीस्ट अच्छे से पता होनी चाहिए, वो पूरी याद होनी चाहिए। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का हो गया। दूसरी हो गया इंडिया, इसमें भी मतलब 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, एक हिस्ट्री, दूसरी है आर्ट एंड कल्चर। जो जैसे इस मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आर्ट एंड कल्चर सेक्शन से ज़्यादा आ रहे हैं, इवन प्रीलिम्स में भी। तो हिस्ट्री अपने को तो देखनी ही है, इंडिया की एंशिएंट से लेकर अभी तक की, मतलब पोस्ट फ्रीडम के भी, पोस्ट इंडिपेंडेंट के भी। तो हिस्ट्री का जो बेस्ट सोर्सेज है वो सर से ज़्यादा बेटर कौन बता पाएगा, बट मैंने जो पढ़ा, आप एक एनसीईआरटी की, जैसे आप सभी अभी 12th पास आए हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो एनसीईआरटी की किताब से हैं, जो सिलेबस में अपने मेंशन है चीज़ें, जैसे बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, या फिर रिलीजियस रिनाइंसेंस है, वो वाला पीरियड है, तो वो आप एक बार एनसीईआरटी से जरूर देख लेना। आप सर के मतलब अपने नोट्स से तो देखने ही है, कई बार क्या होता है नोट्स में चीज़ मिस हो जाती है, सब चीज़ें तो नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं,
हो सकता है नोट्स में भी एक्स्ट्रा भी चीज़ें हो, बट एनसीईआरटी वाली सारी कोशिश यही करते हैं, जो भी नोट्स बनाते हैं वो एनसीईआरटी की सारी चीज़ें इंक्लूड कर लेते हैं। कई बार ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता इंक्लूड करना, तो आप खुद पढ़ो न उसको, अपने नोट्स में इंक्लूड कर दो, ताकि बार बार उस किताब को नहीं पढ़ना पड़े, बार नोट्स को ही पढ़ना पड़े। तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो हिस्ट्री के लिए पूरी, मतलब एंशिएंट के भी, और मिडाइवल में ये दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड आ जाता है। उसके बाद जो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में। आप पीवाई को देखोगे तो पता चलेगा, जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसी से क्वेश्चन आते हैं, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, इवन इंटरव्यू में भी। तो उस सेक्शन को अपने को अच्छे से करना है। अब फ्रीडम स्ट्रगल को अपना अच्छे से करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, राजस्थान की हिस्ट्री में हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जो वहाँ पे भी घटनाएं घटी थी और उनके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आए थे, वो सेम के सेम चीज़ें राजस्थान में है। हो सकता है नाम अलग हो जाए, उसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं होगा। मान लो ज़्यादा राजस्थान का प्रजामंडल मूवमेंट है, वो क्यों हुआ था, इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल क्यों हो रहा था, सेम रीजन था। आर्ट एंड कल्चर में अपने को चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे कोई भी चीज़ जो स्टेब्लिश हुई थी उसकी पीछे की उनकी क्या साइकोलॉजी थी, जो जिस राजा ने स्टेब्लिश किया था उसका आसपास एम्पायर कैसा था, उस टाइम उसकी कंडीशन कैसी थी, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कैसा था। मतलब आर्ट एंड कल्चर में जैसे मान लो फोर्ट हो या मंदिर टेम्पल्स हो, वो ये सिर्फ वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए नहीं थे, वो टोटली पर्पज़ के लिए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए भी थे, सोशल पर्पज़ के लिए थे, इकोनॉमिक पर्पज़ के लिए भी थे। जैसे मान लो मंदिर बना रहे हैं विजयनगर एम्पायर में, तो मंदिर के आसपास आप देखते हैं मेला लगता है, तो वहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी बूस्ट होती है या नहीं होती है। तो मतलब वो दिखाता है कि उस टाइम का जो किंगडम था उनकी सोच कैसी थी। मतलब यही इंपॉर्टेंट है अपने आरएस एग्जाम में। मतलब अपने को पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा अलग अलग डायमेंशन से सोचना है। तो होगा क्या, फिर मान लो एक लाइन का ये पता होगी उसके, तो अपन कम से कम लिख सकते हैं उसको इजीली एग्जाम में। एग्जाम में अपने पास प्रेशर नहीं रहेगा उसको लिखने का, ये चीज़ होगी। फिर राजस्थान का मुझे खुद इतना आइडिया नहीं है, बट ठीक है, राजस्थान में आप नोट्स पढ़ लेना। और मेन चीज़ राजस्थान में भी जो फोकस रखना है वो अपने को एडमिनिस्ट्रेटिव, जैसे इस बार 2-3 क्वेश्चन आए थे वो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से थे, वो वैसे अच्छे करना है, रखना पड़ेगा अपने को। मतलब मिडाइवल राजस्थान में टाइम में लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, जुडिशियल सिस्टम कैसा था, ये सब। फिर उन मॉडर्न जो राजस्थान आता है जो फ्रीडम के टाइम का, वो अच्छे से करना है। उसमें ये सब चीज़ें जो किसान आंदोलन हुए थे, जनजातीय आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन है, उसके बाद राजस्थान का एकीकरण है। तो ये 5-6 टॉपिक हैं, ये मतलब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो मिल ही जाता है मेंस में, और प्रीलिम्स में काफ़ी आते हैं। और फिर आजकल क्या हो रहा है, इंटरव्यू में भी राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, वो यहाँ से ज़्यादा पूछते हैं। और अभी आप जैसे फाउंडेशनल स्टेज पे हो, तो आपको मिडाइवल राजस्थान का जो किंगडम वाला पोर्शन है वो भी अच्छे से करना चाहिए। तो ये इससे मतलब आपकी सोच भी डेवलप अच्छे से होती है, और इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मेंस में तो होता ही है, बड़ा लगेगा, बट अभी आप इस स्टेज पे कुछ भी चीज़ें स्किप करने की मत सोचना। बाद में जब एग्जाम दो, जिस टाइम एग्जाम दे रहे हो उस टाइम देख लेना आपकी क्या, मतलब दूसरे सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, वो सब प्रायोरिटी डिसाइड करनी आनी चाहिए। तो ये हो गया हिस्ट्री का, 75 मार्क्स की आती है। अब आती है इकोनॉमी, 65 मार्क्स की। इकोनॉमी में भी सेम सिस्टम है, वर्ल्ड की इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी, और तीसरी आती है राजस्थान की इकोनॉमी। मतलब यही सेम है, 65 का मार्क्स का टोटल इसमें पेपर आता है। बाकी सब सेम ही है, 10 मार्क्स के हिस्ट्री में 4 आते हैं, इकोनॉमी में 3 आते हैं। तो अपने को क्या करना है, वर्ल्ड इकोनॉमी का सिलेबस फिक्स दे रखा है उन्होंने। जैसे ये वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक है, IMF है, और 2-4 SDG, मतलब एक SDG है, 2-4 और पॉइंट होंगे। अपने को उन पॉइंट का समरी पता होनी चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री आप कहाँ से पढ़ सकते हो, वर्ल्ड इकोनॉमी आप कहीं भी बेसिक सोर्स से पढ़ सकते हो, किसी भी अपनी कोचिंग के मटेरियल जो भी होगा उससे पढ़ लेना। फिर आती है इंडियन इकोनॉमी। यहाँ 2 पोर्शन है, मैं चीज़ों पे फोकस करूँगा। एक आता है कंसेप्ट, दूसरा आता है उसका एप्लीकेशन पार्ट, और तीसरा आप बोल सकते हैं इन दोनों के बीच की चीज़ फैक्चुअल फैक्ट है। अब कंसेप्ट क्या है, जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। प्रीलिम्स में तो आता ही है, मेंस में भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है, और इंटरव्यू में तो पूछते ही है। इकोनॉमी के कंसेप्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे ये अपन पढ़ते हैं GDP, GNP, पर कैपिटा इनकम, ये सब इकोनॉमिक कंसेप्ट है। महंगाई बढ़ते हैं, अपन आज बोलते हैं जैसे कुछ चीज़ आज 10 रुपये की कल 12 की हो गई, मतलब 2 रुपये महंगाई हो गई, ये क्यों ज़रूरी है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है। ये मान लो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो कितना नुकसान हो जाएगा, बढ़ेगी तो फिर किस किस को नुकसान हो सकता है, और इससे कौन कौन सी चीज़ें लिंकेज है, ये सब क्या कंसेप्ट में आएगा। अब इनमें कुछ कंसेप्ट चलते हैं, जैसे होलसेल महंगाई बढ़नी चाहिए,
या कंज्यूमर वाली बढ़नी चाहिए, कौन सी किसको काउंट करना है अपने को कहाँ पे भी। तो ये कंसेप्ट क्या बहुत कम पेजेस में 7-10 पेज के होंगे, अपने आरएस के पर्पज से बोल रहा हूँ, वो आपको मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आप मतलब कहीं भी आपको नींद में भी पूछ लेगा तो भी आप बता दोगे कि अच्छा ये है तो ये चीज़ें हो रही है। मतलब फिर आपको क्या फैक्ट याद करने पड़ेंगे, जैसे सीपीआई किस साल था, इस साल, क्योंकि आरएस प्री में आ जाते हैं वैसे क्वेश्चन, तो फैक्ट तो याद हो जाएंगे, बट कंसेप्ट पता होगा तो आप इजीली कर सकते हो। तो कंसेप्ट को इकोनॉमी जितना यहाँ इंपॉर्टेंट है उतनी और कहीं नहीं इंपॉर्टेंट है। जीडीपी वाला ही कंसेप्ट, दूसरा इन्फ्लेशन का, ये 2 मेन चैप्टर। तीसरा एक चलता है वो अपने आरएस में थोड़ा कम चलता है, बट फिर भी ये जो फॉरेक्स रिजर्व का होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, ये सब चीज़ें। तो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ना है। कंसेप्ट के लिए आप क्या कर सकते हो, ये एक अपनी बुक आती है एनसीईआरटी की 11th की माइक्रो इकोनॉमी की, तो उसमें ये सब दे रखा है, जीडीपी कैसे काउंट करते हैं। मतलब आप ये नहीं कर रहे उनको रटना है, मतलब एक बार जरूर गो थ्रू कर लेना है, अपने कोचिंग को देखने, नोट्स को देखना है, कुछ देखना है कुछ मिसिंग तो नहीं है, या फिर उसमें इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कई बार इसलिए भी एनसीईआरटी में बार बार बोल रहा हूँ, अपना सब कोर्स बहुत अच्छा होता है, सब कोर्स वोकेबलरी जब अच्छी होगी तभी अपन उसको लिख पाएंगे। तो आप एक बार एनसीईआरटी को जरूर देख लेना, आप अभी टाइम है सबके पास, अपन कॉलेज में भी है। और फिर एप्लीकेशन पोर्शन वही है, मैंने आपको बताया अभी कंसेप्ट के साथ। जैसे मान लो महंगाई बढ़ रही है तो उसका किस सेक्टर पे कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, वो है। तीसरा आता है फिर राजस्थान इकोनॉमी। राजस्थान इकोनॉमी एक तरह से इंडियन इकोनॉमी का जो पोर्शन था उसका एप्लीकेशन है राजस्थान पे। राजस्थान में वो कुछ फैक्ट है, स्कीम्स है, योजनाएं है, वो कितनी है। तो इसके लिए सबसे जो एक ही सोर्स है, बाकी अपने इंडिया वाला अच्छा करेंगे तभी राजस्थान की अच्छी होगी। कुछ एक सोर्स का मैं मेंशन करूंगा तो वो है अपना राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, उसमें अपना पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है इसमें राजस्थान इकोनॉमी में। और एक चीज़ थी आजकल, जैसे इंडिया में भी एक आता है इंडियन इकोनॉमी का सर्वे और इंडिया का बजट, उसका आप पूरा पढ़ पाओ तो चलो बढ़िया बात है, नहीं पढ़ पाओ तो कोई नहीं। जिस दिन बजट आता है उसी दिन जो अपने चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर साहब होते हैं वो स्पीच देते हैं। आपके पास टाइम हो तो 2 घंटे का स्पीच होता है, सुन लो। हो सकता है आपको समझ में एक भी शब्द नहीं आए, बट सुन लो, उसको फ्लो रहेगा पूरे शब्द का। और उसके बाद क्या, शाम को या दूसरे दिन जो पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो दूसरे दिन ही उसकी क्या समरी रिलीज कर देता है। 7-8 पेज की हो गई या 10 पेज की होगी, आप उसको एक बार गो थ्रू जरूर हो जाना। तो मेंस से सिलेबस से पहले, जैसे इस बार के सारे सर्क्यूशन थे वो सारे के सारे बजट और सर्वे से थे इंडिया वाले के। एप्लीकेशन पोर्शन पे कम ध्यान था तो वो देना है। राजस्थान का तो वो है ही, यहाँ तक हो गया। फिर अपन आते हैं सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब इनमें ऐसा है, ये है तो 20-20 मार्क्स की क्वेश्चन टोटल सब्जेक्ट, टोटल कितने आएंगे 60 के। अब यहाँ तो जैसे कट ऑफ अभी बात कर रहे थे सर, कट ऑफ बहुत कम जाती जा रही है, एक एक नंबर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है। तो अभी तो आप उस स्टेज पे हो तो आपको कुछ स्किप करना ही नहीं है, तो इनको भी अच्छे से करना है। तो इनका एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, क्वेश्चन आएंगे पर सब्जेक्ट में, जैसे 20 मार्क्स का है तो 20 मार्क्स का है तो इसमें क्या होगा, 2 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं, 5 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट में, और 5 मतलब 5 नंबर के आते हैं 2 क्वेश्चन। ये हो गया 10 नंबर, ये 10 नंबर। तो अपना कोई भी टॉपिक जो उनके सिलेबस में दे रखा है वो वैसा पढ़ना है कि अपन 5 नंबर का आ जाए, मतलब 50 वर्ड्स का आ जाए तो कैसे लिखना है, 15 वर्ड्स में तो अपन लिख ही लेंगे उसको वैसे ही। तो सोशियोलॉजी के सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन है, जैसे कौन कौन सोशियोलॉजिकल थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप हुआ इंडिया में, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, या कोई और भी प्रॉब्लम, नशे की प्रॉब्लम है, वो सब सिलेबस में है अपने। तो उन सब में वो अपने को क्या देखना है, जैसे अपने वैसे नोट्सों में होंगे बट फिर भी इनको अपने को वैसे देखना है, कोई चीज़ है क्या, उसकी परिभाषा अपन कॉमन लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं। जैसे मान लो बाल विवाह है तो अपन क्या परिभाषा दे सकते हैं, इसको अपने को 18 साल से लड़की की पहले शादी हो जाए या 21 साल से पहले लड़के की शादी हो जाए तो वो बाल विवाह है, इसका मतलब उसकी डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए अच्छे से। दूसरी बात है क्यों हो रहा है, मतलब कुछ कारण है, कुछ आंकड़े होंगे। आंकड़े कौन जारी करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो आंकड़े जारी करता है, जैसे इंडिया में कितनी डाउरी डेथ हो रही है, कितने चाइल्ड मैरिजेज है। तो आंकड़े क्या होता है, आपको ऑथेंटिकेट करते हैं उस आंसर को, अदरवाइज क्या वो लिख रहे हैं कि लिखे जा रहे हो, कुछ है नहीं। तो आंकड़े अपने पास अच्छे होने चाहिए, नोट्सों में होंगे, मतलब उनको ऐसे याद रखना। फिर उसके क्या कारण थे, कारण पता होंगे तो अपने मान लो क्वेश्चन आ गया कि आप उसको कैसे निपटाओगे, तो कारण को ही तो खत्म करना है। जैसे मान लो चाइल्ड मैरिज क्यों होती है, अब लगभग अपन सब इस समाज से अपन सबको पता है चाइल्ड मैरिज क्यों होती है, तो इसको अपन डिफरेंट एंगल में सोच सकते हैं। हाँ, तो जैसे कई एंगल से सोच सकते हैं, इसका क्या इकोनॉमिक कारण है कि मतलब जनरली आपने देखा होगा गरीब परिवारों में ज़्यादा होती है, क्योंकि 2-3 शादियाँ हो रही है तो फिर छोटे वाले की भी शादी एक साथ कर लेते हैं, तो एक तरह से वो इकोनॉमिक कारण भी हो गया। रिलीजियस कारण भी हो गया, रिलीजियस कारण होते हैं, जैसे अपन अक्षय तृतीया को कर लेते हैं,
बहुत ज़्यादा सावे होते हैं। दूसरा इसका सोशल रीजन भी हो गया, कस्टम वैसा ही हो गया आजकल, पॉलिटिकल कारण भी हो गया। इवन अपन इसका बोल सकते हैं कि लॉ एजेंसी, जो लॉ इन्फोर्समेंट, जैसे मान लो पुलिस का भी फेलियर बोल सकते हैं, क्योंकि जो एक्ट बना हुआ चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसका अच्छे से इसलिए हो रही है। तो मतलब आप समझ रहे हैं, कारण को सोच रहे हैं अपन। फिर इसका सेम है, इसको आप कैसे उपाय करोगे, तो इसका जो कारण है उसको, हर कारण को एड्रेस करना है। ये कारण ये भी बोल सकते हैं अपने, जो सामाजिक आंदोलन होना चाहिए था, अब राजस्थान में ज़्यादा होती, किसी रीजन में कम क्यों है। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, इसका एक कारण ये भी है कि वहाँ पे जो सामाजिक सोशल मूवमेंट हुए थे जिन चीज़ों के प्रति, वो चीज़ें अभी कम है। अब सोशल मूवमेंट कभी अपने हुआ ही नहीं सामाजिक आंदोलन इनके प्रति। तो एक जो जन चेतना होती है, सोशल कॉन्शियसनेस, वो जब जगेगी तभी खत्म होगा। मेरा मतलब सिर्फ चाइल्ड मैरिज वाला इसलिए उदाहरण लिया मैंने, सबको एक अपन कनेक्ट कर पा रहे हैं इस एग्जाम्पल को। सेम सोसाइटी में सारे ऐसे ही है, चाहे डोगरी हो, चाहे ड्रग का सबको पता है आजकल कितनी समस्या से हो रही है, तो उसको कैसे निपटाना, गवर्नमेंट ने क्या एफर्ट लिए, वो अपने को मस्ट पता होने चाहिए। वो चाहे क्वेश्चन में पूछे या नहीं पूछे, बट पता होना चाहिए, एटलीस्ट कंक्लूजन में लिख सकते हैं गवर्नमेंट एफर्ट। तो ये सोशियोलॉजी में मतलब सिलेबस डिफाइंड है, उसको अपने को देखना है, और लगभग ये आ जाता है, अपन जो भी सोर्स नोट्स पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चन आ जाता है। अब दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी आजकल तारीख में, मैनेजमेंट की आ रही है। तो मैनेजमेंट में क्या है, सिलेबस एक तरह से आप में से काफ़ी लड़के कॉमर्स बैकग्राउंड से हो सकता है कोई, तो वो बता पाएगा कि मैनेजमेंट कितना बड़ा सिलेबस है। अब इन्होंने क्या कह दिया, सिलेबस आरएस का डिफाइन किया, उस टाइम मैनेजमेंट के कुछ वर्ड्स डाल दिए। अब उस वर्ड्स पे आप चाहो तो पीएचडी कर लो, उस वर्ड्स पे पूरा एक 11th में चैप्टर चलते हैं। अब वो उन्होंने वर्ड्स लिख दिया। अब जो भी मतलब नोट्स बनाते हैं उनकी भी कुछ लिमिटेशन होती है, नोट्स को बहुत बड़ा कर नहीं सकते, तो कुछ लिमिटेड पेजेस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बहुत ज़्यादा बाहर से आ रहे हैं। तो इसमें अपने को क्या करना है, जो भी अपने को सिलेबस में है उसका एटलीस्ट जो भी अपने को मटेरियल मिला है उसको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद बाहर से आए वो बाद की बात है, आप पढ़ पाओ तो बुक्स, बेसिक बुक्स जो भी है उसका वो पढ़ो, लेकिन जो इससे क्वेश्चन आ रहे हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। मतलब जो अपने नोट्स में थे फिर भी अपन गलत कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। तीसरा, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये मुझे लग रहा है इस सेक्शन में सबसे ज़्यादा अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। इसमें भी फिक्स है, जैसे इसमें आप पढ़ोगे तो पता चलेगा ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, उसके बाद ऑडिट कैसे करते हैं, ऑडिट के काफ़ी टाइप है, उनकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। जैसे सोशल ऑडिट क्या होता है, मतलब इनमें क्या होता है, सबसे पहले अपने को जो कोर डेफिनेशन है वो पता होना चाहिए। ऑडिट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर बाकी तो अपन अपने हिसाब से मोल्ड कर लेंगे। सोशल ऑडिट क्या होता है, इकोनॉमिक ऑडिट, मतलब इन जनरल कोई और इंटरनल ऑडिट क्या होता है, एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है, गवर्नमेंट ऑडिट क्या होता है। मतलब मेरा कहना करता है यहाँ पे अपने को कंसेप्ट पे बहुत अच्छे से फोकस रखना है। तो इसमें कंसेप्ट पे, और यहाँ पे एप्लीकेशन पे, सोशियोलॉजी में एप्लीकेशन पे और गवर्नमेंट स्कीम में, ये है। तो ये GS1, ठीक है। फिर GS2, पिछले 2 मेंस को देखे तो ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है पोर्शन GS2 वाला। तो इसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं, मतलब सेम 3 सेक्शन कह सकते हैं। पहला है एथिक्स, जिसको अपन नैतिकता एथिक्स। दूसरा है साइंस इंक्लूडिंग साइंस एंड टेक, ठीक है। और थर्ड आता है ज्योग्राफी। तो इसमें ये मतलब 3 सेक्शन है, 75 का ये आता है, बाकी 65 के, 60 के करो नीचे रहो। अब GS2 में मतलब अभी पिछले कुछ मेंस को देख रहे हैं, GS2 सबसे ज़्यादा मतलब सेफ लग रहा है। इसमें अच्छा हो तो होता क्या है, मार्किंग मतलब बहुत ज़्यादा स्क्वीज कर दी, फिर तो दिक्कत रहती है। भले कितना ही बढ़िया लिखो, 10 में से 3-4 ही मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी लिबरल कर दी, 10 में से मान लो 5 दे दिए, फिर डिफरेंस क्रिएट ज़्यादा हो जाता है। तो GS2 में जैसे एथिक्स है, एथिक्स इसमें आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें आप सब कुछ लिख सकते हो,
और फिर भी कुछ भी नहीं लिख सकते, मतलब ऐसा सब्जेक्ट है। सिंपल डेफिनेशन आ जाएगी, नैतिकता क्या है सबको पता होगा, मैं थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो बुद्ध के कुछ गुण आ गए, जैन के कुछ गुण आ गए, मतलब ऐसा है। तो इसमें अपने जो भी सिलेबस में मेंशन है टॉपिक, उसको अपने को उनकी सबकी जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन, वो पता होना चाहिए। मतलब कोई भी टॉपिक जो भी मेंस में मेंशन है एथिक्स वाले सिलेबस में, उसकी सबकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। दूसरा क्या पता होना चाहिए उसके साथ, जैसे डिफरेंस पता होना चाहिए कुछ की टर्म है, डेफिनेशन के साथ दूसरा डिफरेंस। तीसरा क्या, उसका एग्जाम्पल। डिफरेंस कहने का अर्थ है जैसे मान लो सामाजिक वैल्यू, मतलब सामाजिक मूल्य और मोरल मूल्य में क्या फ़र्क है, नैतिक मूल्यों में, सामाजिक मूल्य और पॉलिटिकल वैल्यूज़ में क्या फ़र्क है, तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। वो अब पता तो है चलो, लेकिन जब तक अपन एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो अपना आंसर क्या सब्सटेंशिएट नहीं होगा। तो इसका सबका उदाहरण होना चाहिए। कुछ इसमें जैसे एक इसमें सिलेबस में एटीट्यूड क्या होता है, आप किस चीज़ को कैसे देखते हो वो एटीट्यूड है। जैसे कोई देखता है कि गिलास आधा खाली है, कोई देखते हैं गिलास पूरा भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से, मतलब ये आपका एटीट्यूड हो गया पूरा। आप चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो, मतलब वही चीज़ मैंने एग्जांपल दे दिया गिलास वाला। तो आप डेफिनेशन तो चलो ठीक है कि आप मतलब आपका ऑब्जर्वेशन कैसा है किसी थिंग को देखने के लिए, वो हो गया डेफिनेशन। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे मतलब एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है एटीट्यूड से, जैसे एक मतलब आर्मी की टुकड़ी होती है, उसको कोई चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो सैनिक बोलते हैं कि साहब अब हम क्या करेंगे, हमें तो चारों तरफ से घेर लिया है। तो जो वहाँ पे उसके कमांडर साहब होते हैं वो बोलते हैं हमारे पास अच्छा मौका है कि हम अब उनको सभी तरह से अटैक कर सकते हैं। तो मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया। तो इस टाइप के अपन एग्जाम्पल लिखेंगे ना वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा डिफरेंस क्रिएट होता है। यही है एथिक्स में। तो पढ़ना क्या है इसके लिए, जो आपको मतलब बुक्स पढ़ो तो इसमें वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब कोर्स। तो एक तो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ना, न्यूज़पेपर इसलिए नहीं कि क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, इसलिए कि कुछ एग्जाम्पल आपको मिलेंगे अच्छे से। जैसे इसमें कुछ सिलेबस से आता है करप्शन वगैरह के, तो लेटेस्ट एग्जाम्पल हुए होंगे, वही एग्जामिनर को अच्छे लगते हैं। अब पुराने एग्जाम्पल देने का इतना मतलब ठीक है दे दो देने को, बट करंट के एग्जाम्पल होंगे तो अच्छे लगेंगे। दूसरा आपका शब्द को अच्छा होता है, एथिक्स में पूरा फ्लो में लिखना पड़ता है, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। बेसिक नोट्स तो आप पढ़ लो, और बुक्स का तो सर अब बड़ी हो जाएगी ज़्यादा। मैंने तो एक इसमें बुक आती है, इंग्लिश में आती है, DK बालाजी सर की बुक आती है। मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ी थी कि यार इसमें काम आएगी, इसलिए नहीं पढ़ी थी मैंने, मेरा सिर्फ वोकैबुलरी डेवलप करने के लिए, उसको डेफिनेशन को कितनी ईजी से ईजी लैंग्वेज में करने के लिए। अब कोई भी डेफिनेशन हो अपने को ऐसे पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है, GS 1 से GS 4 तक आप याद कर लोगे मुझे पता है सब, लेकिन एग्जाम तक आते आते कई बार क्या मिक्स चीज़ें हो जाती है। तो आप अपनी लैंग्वेज में बहुत ईजी से ईजी शब्दों में याद करोगे ना उस चीज़ को, तो अपने को याद रह जाएगा ईजिली। तो DK बालाजी बुक्स है, और पतंजलि ये क्या है, ठीक है। एथिक्स का ये हो गया। इसमें मतलब दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस रखना है, इन तीनों पे ही। डेफिनेशन क्या है उसकी, उसका किसी और के साथ डिफरेंस कैसा है, अंतर क्या है, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम करेगी अपने। जब भी एथिक्स की क्लासें लग गई या अब लगेगी, अब लगेगी तो पढ़ेंगे, तब ध्यान रखना ये चीज़ें हैं, मन में रखना, ताकि क्या होगा तो आप चीज़ों को अच्छे से ग्रेस्प कर पाओगे। दूसरा है साइंस। अब ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, इन द सेंस साइंस तो हमेशा से रहा ही है, या तो आपको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आज जो 2023 वैकेंसी तक था, तब तक तो पोर्शन क्या था, साइंस को अपन मतलब दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो प्रॉपर साइंस, दूसरी है साइंस एंड टेक, टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन, जिसमें सर आप टेक्नोलॉजी पढ़ाते हो, जैसे सर टेक पढ़ा रहे हैं तो सर को बेहतर पता है सब चीज़ें। इसमें दूसरा जो टेक वाला पोर्शन है वो ज़्यादातर करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आते हैं नेचर का, मैं बताता हूँ, चलो उसका मैं बताता हूँ। मेरा साइंस है, साइंस में एक तो आता है जनरल साइंस, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये तीनों सब्जेक्ट आ जाते हैं थोड़े थोड़े। तो इनको जो अपने सिलेबस में दे रखा है उसको करना ही उतना। तो जैसे ये ब्लड वगैरह दे रखा है सिलेबस में, RBC है, ह्यूमन सर्कुलेशन सिस्टम है, ह्यूमन बॉडी का जो एक्सक्रेशन सिस्टम है, वो सब पढ़ना ही है, जितना है उतना। इससे यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे इजीली। अब टेक में क्या है, सिलेबस में जैसे तो 5-7 टॉपिक है, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, और डिफेंस है, स्पेस है, ये 5-7 सिलेबस में है। तो अब मैंने जैसे आपको कहा था करंट के, वो चीज़ें क्या एग्जाम्पल है जस्ट, लेकिन आप उसको बेसिक चीज़ें पता होगी जान लो। जैसे मैं एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूँ स्पेस का, वैसे सर को मेरे से कई गुना ज़्यादा और बेहतर पता है, बट मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की मैं वो बता रहा हूँ जस्ट। जैसे स्पेस पढ़ रहे हैं तो स्पेस का कुछ बेसिक्स होता है, हर टेक्नोलॉजी का, कोई सी भी टेक्नोलॉजी, वो बेसिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो होगा क्या, मान लो आज से 10 साल बाद भी कोई
रॉकेट लॉन्च होगा 5 साल बाद, यदि उसको आपको बेसिक अभी को पता है तो आप उसको उस टाइम इजीली कनेक्ट कर लोगे। तो स्पेस में जैसे होता क्या, हवा में कोई चीज़ भेज रही है अपन स्पेस में, तो उसका कुछ सिस्टम होता है, जैसे उसकी क्या वेलोसिटी है, कौन कौन से ऑर्बिटल टाइप है, किस वेट तक भेजेंगे तो वहाँ जाएगा, किस स्पीड से भेजेंगे तो वहाँ तक जाएगा। ये चीज़ें आप मतलब एक बार अच्छे से ग्रेस्प कर लेना। इसके बाद इसका जो भी अगले वाला पोर्शन है, जैसे मान लो मंगलयान है, तो मंगलयान वहाँ क्यों भेजा है, उसके कुछ मतलब फैक्ट्स है, वो तो याद कर लोगे, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ये चीज़ें पता कर लेना आप अच्छे से, उसका कंसेप्ट है वो अच्छे से पढ़ना। स्पेस का सेम दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ, जैसे मान लो नैनो टेक्नोलॉजी है, तो नैनो टेक्नोलॉजी है क्या, फिर इसका एक अगला पोर्शन आता है, क्वेश्चन आते हैं वो यही से आते हैं, एप्लीकेशन क्या है। तो एप्लीकेशन तो इसका हर सेक्टर में, आप स्पेस देखो, आप कोई सैटेलाइट अपन भेज रहे हैं तो उसका एप्लीकेशन हर क्षेत्र में है। जैसे मान लो हवाई जहाज है, उससे नेविगेशन सिस्टम होता है, अपनी फसलों की मॉनिटरिंग होती है, ट्रैफिक मैनेजमेंट होता है, भीड़ को कंट्रोल करना है, क्राउड मैनेजमेंट है। तो मतलब आप कैसे कैसे एंगल से कनेक्ट कर रहे हो चीज़ों को। जैसे कई बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि इंडिया इतना गरीब है फिर भी खरबों रुपये क्यों खर्च कर रहे हैं स्पेस पे, तो वही तो गरीबी मिटाने के लिए ही तो खर्च कर रहे हैं अपन। मान लो कोई अच्छा सैटेलाइट भेजा, आज वो अपने को बता देता है 2 मिनट के अंदर अंदर के यहाँ बाढ़ आएगी, यहाँ फसलें खराब हो सकती है, यहाँ तक मतलब क्लाउड बर्स्टिंग, बादल गिर सकता है, पहाड़ गिर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें ही मतलब इसका एप्लीकेशन पोर्शन है। सिमिलरली दूसरा पोर्शन चलता है नैनो टेक्नोलॉजी, तो उसमें भी यही बेसिक नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है, नैनो स्केल पे ले क्यों जाते किसी भी चीज़ को, फिर तो बाद में 5-7 एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको नैनो स्केल के, ग्रेफाइन है ये सब। तो सिमिलरली टेक्नोलॉजी में आपको क्या करना है, उसकी डेफिनेशन मतलब उसका जो कंसेप्ट है वो ही समझना है। उसके बाद आपको मतलब करंट अफेयर से क्वेश्चन तो करंट अफेयर से आएंगे इसके, लेकिन आप उसको करंट अफेयर को कैसे कनेक्ट कर पाओगे, उसके जो बेसिक है उससे कनेक्ट कर पाओगे टेक्नोलॉजी में। और क्वेश्चन ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के ही आएंगे मेंस में, और अपन अच्छा इसी में कर सकते हैं। फिर तीसरा होता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी 3 सेक्शन है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या सिलेबस में अपने कुछ चीज़ें फिक्स मेंशन है, जैसे वोल्केनिज्म कैसा है, भूकंप क्यों आता है, भूकंप वाला सिलेबस टॉपिक है। एक अर्थ का मतलब इवोल्यूशन कैसे हुआ है, अर्थ का जो भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल होता है जिसको बोलते हैं GTS, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, कब से क्या क्या बने, हम अभी इस फॉर्म में आए, करोड़ों साल पहले क्या थे, एक क्वेश्चन तो उससे आना लगभग फिक्स ही है। जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री ज्योग्राफी के टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, आप पीवाई को देखना। फिर अपना जो बेसिक नोट्स हैं, इसकी अब बुक्स तो NCERT वगैरह में तो कवर इतना है नहीं अच्छे से, जो अपने नोट्स है उसको अच्छे से देखना। आप देखोगे PYQ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं उससे, यदि PYQ हो रहे हैं तो फिर नोट्स मतलब सफिशिएंट है वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए। एक इसमें सिलेबस है वर्ल्ड ज्योग्राफी में माउंटेन्स एंड पीक्स वगैरह, वो अपने को थोड़ा फैक्चुअल नेचर का है। पहले तो उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए, माउंटेन क्यों बनते हैं, पीक क्यों बनते हैं, मतलब कहाँ पठार है तो पठार क्यों बन रहा है, कहीं डेजर्ट है तो डेजर्ट ही क्यों है, मतलब वहाँ पे तो पठार क्यों नहीं है, आज से इतने साल पहले ये चीज़ था अब ये क्यों आई, मतलब ये थोड़ा एप्लीकेशन कंसेप्ट वाला पोर्शन है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर आप अच्छे से देख पाओगे कि क्वेश्चन मान लो ऐसे आ गया कि कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे है, हॉट डेजर्ट कहाँ पे है, तो वो आप बता फैक्चुअल चीज़ें बाद की आ जाती हैं। तो इसमें फैक्ट भी देखने हैं अपने को और पहले कंसेप्ट देखना है। फिर इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा छोटा सिलेबस है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, नोट्स तो है ही कोचिंग के, बट शब्दों पे जो फ्लो बनाने के लिए और कुछ चीज़ें मान लो मिसिंग है उसको देखने के लिए जो 11th की NCERT आती है न, जो अपने सिलेबस में मेंशन हो, NCERT इसके लिए बहुत अच्छी है, इंडिया वाली के लिए आप ज़रूर देखना। आप चाहे नोट्स देखें चाहे नहीं, मतलब टाइम मिले या नहीं मिले, लेकिन मस्ट देखना NCERT। तो उसमें मतलब है क्या, सब एक तो मैप बने हुए सब जगह अच्छे से मैप से समझाया गया, दूसरा आपको क्या शब्दों पे अच्छा चयन मिल जाएगा आपको। तो इंडिया के लिए NCERT और 11th वाली पढ़ना, और 12th की जरूरत नहीं, कुछ काम की होगी तो 1-2 चीज़ें वो आप साइड में अटैच कर लेना। फिर आती है राजस्थान की, राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स पढ़ लेना अच्छे से, उसमें क्वेश्चन हो जाते हैं, वही है कंसेप्ट पता होंगे जैसे डेजर्ट वगैरह के, वो यहीं काम आ जाएंगे, डेजर्ट के अरावली है ये सब चीज़ें। तो ये हो गया GS2 का। अब आते हैं GS3 का। इसमें भी 3 सेक्शन है, हर जैसे डिवाइड किया हुआ है। पहला है पॉलिटी नहीं सिलेबस में, शायद पॉलिटिकल ऐसा
पॉलिटिकल प्रोसेस होगा। दूसरा सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा है 3 छोटे सब्जेक्ट है, उसमें एक आता है लॉ का, एक आता है बिहेवियर, स्पोर्ट्स आएगा एक, ठीक है। तो अभी आपके ये इनकी क्लासेस लगी किसी की? पबेट की लगी? हाँ। अब पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या 2 चीज़ें, एक पॉलिटी, दूसरा आता है पॉलिटिकल प्रोसेस। पॉलिटी जनरली अपन पढ़ लेते हैं। पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन। इसका अपना सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस से बाहर नहीं पढ़ना अपने को, एक ध्यान रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें मेंशन है, जैसे प्रीएम्बल से लेकर वो पार्ट 21 तक जो भी चीज़ें मेंशन है वो चीज़ें देखनी है। कब कौन सा अमेंडमेंट हुआ, किस शब्द का मतलब क्या है वो पता होना चाहिए। इनका जो प्रोसेस है वो अच्छे से पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन होता कैसे है, फंडामेंटल राइट है तो उनका मीनिंग क्या है, फंडामेंटल राइट को कैसे अमेंड कर सकते हैं अपन, अमेंड क्यों नहीं कर सकते, मतलब यदि हटाना है तो क्या प्रोसेस है। सिमिलरली फंडामेंटल ड्यूटी है, बाद में ही क्यों जोड़ी गई थी, इमरजेंसी के टाइम क्यों जोड़ी गई थी, ये सब चीज़ें। अब मान लो हटाना है तो क्या कर सकते हैं। तो मतलब इसका कंसेप्ट अपने को देखनी है। प्लस आर्टिकल वाला पोर्शन थोड़ा कैसे भी करके याद जरूर रख लेना, इसका आर्टिकल क्या है, किसका कौन सा उसमें आर्टिकल यूज हो रखा है। दूसरा आता है प्रोसेस वाला, ये स्कोरिंग पोर्शन है, और जनरली अपन मतलब इसको जितना पढ़े उतना कम है, या फिर नहीं भी पढ़ो तो कोई मतलब वैसा प्रोसेस है। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि जाति का क्या रोल है किसी भी इलेक्शन में। मतलब अपन सब ने देखा है कि, मैं इसलिए ये क्वेश्चन दे रहा हूँ क्योंकि अपन सब ने देखा है कि जाति कैसे इन्फ्लुएंस कर सकती है, या फिर धर्म। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है, रिलीजन है, कास्ट है, इन सब का आंसर एक जैसा मैं बताता हूँ आपको है। दूसरा एथनिसिटी है, एथनिसिटी मतलब नस्लता होती है वो। इस टाइप से 4-5 टॉपिक दे रखे, वो पॉलिटिकल प्रोसेस को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। तो अपने को पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल प्रोसेस होता क्या है। पॉलिटी चलो ठीक है, ये चीज़ें हो गई। कई बार क्या होता है अपन कंफ्यूज हो जाते हैं पॉलिटी और पॉलिटिकल प्रोसेस में। प्रोसेस इन द सेंस जो चीज़ें आ रही हैं बाहर, उसके पीछे से कौन कौन से इनपुट फैक्टर लग रहे हैं। तो इन सब का आंसर अपन ऐसे क्वेश्चन आएगा, जैसे एक लास्ट क्वेश्चन आया था सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट का, 10 नंबर में आया था। तो अपन इस टाइप प्रेशर ग्रुप का है, वो भी इसी में सिलेबस में पॉलिटिकल प्रोसेस में आता है, प्रेशर ग्रुप। तो इनको क्या कैसे करना है अपने को अटेंड, जनरली ये देखना कि पॉलिटिकल प्रोसेस होता क्या है। पॉलिटिकल प्रोसेस मतलब पूरा जो सिस्टम हो रहा है अपन देख रहे हैं आजकल, जैसे नेता है मान लो, तो नेता कैसे बन के आ रही है, वो एक तरह से पॉलिटिकल प्रोसेस हो गया, पॉलिटी का जो पूरा प्रोसेस है। अब उसमें कास्ट है, रिलीजन है, एथनिसिटी है, चाहे क्वेश्चन तीनों का आ जाए, अपने ऐसी समझ होनी चाहिए कि अपन उसको इजीली आंसर लिख सकते हैं। अब मान लो आपको सबको पता है कि कास्ट कैसे रोल निभाती है उसमें पॉलिटिक्स में। तो कास्ट क्या होती है, जैसे पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट मतलब इलेक्शन, अपन जनरली यही सोचते हैं, लेकिन वो इलेक्शन से पहले भी है, इलेक्शन के बाद भी है। पॉलिटिक्स का मतलब सिंपल होता है मोबिलाइजेशन करना, लोगों को इकट्ठा करना। वो फिर जैसे मान लो कभी बार अपन धरना देते हैं, वो भी एक पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, धरना दे रहे हैं वो पॉलिटिक्स का पार्ट है। तो अब अपने को समझना है कि जो कास्ट है वो कैसे इंपैक्ट कर रही है। कास्ट इस हिसाब से, जैसे मान लो कहीं अपने को जो भी टिकट देती है वो पार्टी ये देखती है ये किस जाति के यहाँ लोग ज़्यादा है, देखती है न? तो मतलब एक तरह से पॉलिटिकल टिकट देने में मायने रखती है। दूसरी बात, टिकट के बाद क्या होता है, प्रचार करते हैं, बाहर से नेता बुलाते हैं, स्टार उनके कैंपेनर होते हैं, प्रचार करते हैं। तो प्रचार में भी यही देखते हैं किस जाति के ज़्यादा बाहुल्य है, वहाँ का उसको नेता लेके आ जाते हैं। सिमिलर रिलीजन पे मान लो जिस रिलीजन के बाहर से कोई स्टार कैंपेनर उसको लाएंगे। दूसरा तीसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, जब अपन वोट देने जाते हैं तो मतलब अपनी भी साइकोलॉजी वैसी हो रखी है कि अपनी कास्ट का लोग है या नहीं है, खड़ा है, तो जनरली अपन उनको लोग फेवर कर देते हैं। मतलब एक तीसरा ये फैक्टर हो गया। चौथा फैक्टर, मान लो जीत के आ गया, उसके बाद विधानसभा बनती है, मंत्री बनते हैं, तो मंत्री में भी तो देखा जाता है किस कास्ट को कितनी भागीदारी देनी है, जनरली देखा जाता है। एक उसका वो फैक्टर हो गया। ये मतलब उसके बाद भी इवन मंत्री के बाद भी रीसफलिंग होती है, तब देखा जाता है। फिर ये तो चीज़ सब इलेक्शन तक होगी। इलेक्शन से पहले जैसे कोई धरना देता है तो कास्ट कैसे रोल प्ले करती है। यदि मान लो जहाँ कोई स्ट्रॉन्ग कास्ट है तो वहाँ कुछ गलत होता है, इजीली इकट्ठा हो जाते हैं, और किसी की स्ट्रेंथ कम है तो फिर वहाँ स्ट्रेंथ कम मतलब दिक्कत होती है मोबिलाइजेशन करने में। इवन सेम इलेक्शन के बाद की चीज़ है। सेम चीज़ आप, जैसे मैंने कास्ट का एग्जाम्पल दिया है, तो सेम चीज़ मान लो क्वेश्चन रिलीजन से आएगा तो आप सेम चीज़ नहीं लिखोगे क्या,
सेम ही लिखोगे कि रिलीजन कैसे इम्पैक्ट करता है। एथनिसिटी मतलब नस्लता वो भी सेम है। अब एक क्वेश्चन इसका पोर्शन ये हो गया कंसेप्ट वाला। इसका दूसरा पोर्शन रहता है कि कैसे इम्पैक्ट करती है, मतलब पॉजिटिव करती है या नेगेटिव। आपको क्या लगता है अपने मतलब इलेक्शन में कास्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको 10 कारण बताता हूँ क्यों होनी चाहिए, ठीक है? मतलब इन जनरल में बात कर रहा हूँ कि सही बोल रहे हो आप, नहीं होनी चाहिए। इन जनरल एक आइडियल आंसर यही है कि कास्ट का रोल कम होना चाहिए, नहीं होनी बजाय। तो आपको मैं मतलब जैसे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, अब मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ। यदि मान लो जैसे अपने इधर आपने अभी चीज़ें ऑब्जर्व की है, एग्जांपल यहाँ का लोकल दे रहा हूँ, जैसे अभी कंपनियाँ बहुत आ रखी है अपने इधर, सोलर एनर्जी वगैरह, किसी की डेथ वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ पे लोग क्या धरना दे देते हैं, किसी मतलब डोमिनेट कास्ट से किसी का एक्सीडेंट उनकी वजह से या नेग्लिजेंस की वजह से हो गया, धरना दे देते हैं, फिर उनको कंपनसेशन देते हैं। यदि मान लो वहाँ पर कास्ट का रोल नहीं होगा तो क्या लगता है आपको वहाँ धरना दे पाते लोग? नहीं दे पाते। उसको जस्टिस मिल पाता या नहीं मिल पाता? नहीं मिलता। दूसरा, कई बार क्या होता है जो कास्ट है, जैसे मान लो ट्रेडिशनली इतनी फॉरवर्ड नहीं है, तो अब उनका प्रेशर ग्रुप बन गया, इकट्ठे हो गए, वो अपनी सामाजिक न्याय के लिए मांग करेंगे, वो भी मेन स्ट्रीम आना चाहेंगे, वो भी एक आंदोलन बनाएंगे, उनसे भी कुछ लीडर इमर्ज होंगे, तो मतलब उनसे भी लीडरशिप आएगी, वॉइस आएगी। तो ये सब चीज़ें मतलब पॉजिटिव कैसे इम्पैक्ट है। दूसरा, कई बार कास्ट को मेन स्ट्रीम लाने के लिए पॉलिटिक्स जरूरी है। नेगेटिव इम्पैक्ट तो सबको पता है कि कास्ट होने से अपनी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स नहीं होती है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हो जाती है, कास्ट के बीच में फ्रेगमेंट आने लग जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होगी। मतलब आप समझ गए, मतलब मेरा इतना बड़ा इसमें क्यों बोला, क्योंकि इन सब में सेम चीज़ें, वो पॉलिटिकल प्रोसेस बहुत ईजी है। यदि आपको समझ में आ गया कि इसके बारे में लिखना कैसे है, फिर आपको कुछ ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, मतलब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अपन यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, जैसे एक सिमिलर होता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर ग्रुप को हिंदी में बोलते हैं दबाव समूह क्या होते हैं। तो अपने सिलेबस में ये इवन एथिक्स में भी आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। दबाव समूह मतलब जहाँ पे जैसे कुछ एक्सीडेंट हो गया, लोग इकट्ठे हो गए, तो वो ज़रूरी है या नहीं है, वो सेम चीज़ है। क्यों ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी नहीं है, तो इनमें मतलब आप इजीली अपन लिख सकते हैं। एक दो क्वेश्चन इसके आते ही आते हैं। जो आंदोलन होते हैं, सेम आंदोलन का भी जो क्वेश्चन आएगा, जैसे इस बार आ गया, तो मान लो जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि महिला आंदोलन, वुमन मूवमेंट थे, वो क्यों जरूरी थे, या फिर कौन कौन से हुए थे। उदाहरण तो आप चलो लेके आओ, तो याद होगे तभी लिख पाओगे, बट फिर भी आप पॉजिटिव क्यों लिख सकते हो। जैसे मान लो महिला आंदोलन नहीं होते तो क्या लगता है आपको सती प्रथा कभी खत्म होती? दहेज प्रथा के खिलाफ आंदोलन होता? इक्वल पे मिल जाता क्या उनको, वर्क राइट्स पे? तो वहाँ पे अपने को ये सब चीज़ें लिखनी है। जो भी इश्यू आ रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए, लीडरशिप को इमर्ज करने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, सोशल जस्टिस इंप्रूव करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए, मतलब कोई भी मूवमेंट हो, चाहे इन्वायरमेंट मूवमेंट हो, तो उनमें भी अपने को पॉइंट लगभग सेम रहेंगे। हाँ, 4-5 एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर सेम क्वेश्चन आया था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस साइड कौन कौन से मूवमेंट हुए थे इंडिया में, तो उनका आंसर लगभग ऐसा ही रहता। तो ये हो गया पॉलिटिकल प्रोसेस का। इसमें फिर राजस्थान पॉलिटी है, तो राजस्थान पॉलिटी में दो चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है कि एक पंचायती राज चुनाव वगैरह होते हैं, वहाँ पे भी राजस्थान में क्या क्या प्रोविजन है, और बाकी लगभग जो यहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग होंगी वहाँ आप एप्लीकेशन पोर्शन लग सकते हो। जैसे मान लो अपन सबको पता है कि ग्राम सभा बनती है गाँव में, उसके सामने क्या क्या दिक्कतें हैं, मतलब ये क्वेश्चन आ जाए, जैसे आ गया था लास्ट ईयर, तो ये अपनी समझ से अपने को लिखना है, अच्छे से पढ़ना तो है ही, नो डाउट। कौन कौन से आर्टिकल है वो तो अपन इंडिया वाले पोर्शन से लिख लेंगे, लेकिन जितनी अपने लेटेस्ट एग्जाम्पल कुछ हो रखा हो, आपको न्यूज़पेपर में कुछ दे रखा हो, वो आपको यहाँ पे कोट करने ज़्यादा से ज़्यादा, कोई कमेटी बनी हो उसके प्रति, तो ये सब चीज़ें है। दूसरा है इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसमें क्या पढ़ना आप, मतलब सॉरी पॉलिटिकल वाले में कौन सी बुक रेफर कर सकते हो। एक तो नोट्स मैंने एक रेफर की थी बुक सिर्फ इसके लिए, पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए तो कुछ नहीं की थी, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक आती है, सेलेक्टिवली पढ़ने के लिए सेलेक्टिवली पढ़ सकते हो। एम लक्ष्मीकांत सर की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक है, प्री और मेंस दोनों में काम आएगी। इवन इंटरव्यू में पॉलिटिकल प्रोसेस से आप किसी भी नोट से पढ़ सकते हो, और एनसीईआरटी तो है ही खैर पॉलिटिकल प्रोसेस पूरे के लिए। दूसरा चीज़ आती है डीडी बसु सर, वो सिर्फ इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसमें क्या आर्टिकल दे रखे और फिर उनका ये है, तो पढ़ सकते हैं। बट लक्ष्मीकांत अपने आरएस एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है। अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये मतलब इस साल तो थोड़ा खैर थोड़ा अजीब पेपर आ गया था, लास्ट ईयर तक आप देखोगे तो बहुत सही था वो पेपर। इसका इनका जो सिलेबस है, मतलब 2021 और 21 तक तो स्कोरिंग जो होती थी, इन पब सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग करता था। 65 में से 40+ मार्क्स तो इस अकेले सब्जेक्ट में आ जाते थे। तो इस सब्जेक्ट को अपने को अच्छे से करना है। तो इसका क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी सिलेबस में पॉइंट दे रखे हैं, जैसे पब एड होता क्या है, इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, कब हुआ,
पब एड में फिर कुछ थ्योरी जाती है, मैनेजमेंट की थ्योरी जाती है, वो मैनेजमेंट वाले में भी काम आ जाएगी, यहाँ पे भी काम आ जाएगी। इसके बाद कुछ ये लक्ष्मीकांत का पॉलिटी अपन पढ़ते हैं ना, उसका कुछ चैप्टर यहाँ पे पब एड में, जैसे ये अपना गवर्नर है, एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, इनका सबका क्या प्रोसेस होता है वो इसमें होता है। तो इसमें एक आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो उसका कुछ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट क्या होता है, जो भी सिलेबस में अपने टॉपिक दे रखे हैं उनका डेफिनेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरा है उसके कुछ दो शब्द दे रखे हैं तो उनमें बीच में डिफरेंस क्या है वो भी पता होना चाहिए। फिर एग्जाम्पल, तो इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ रखती है पब एड में वो है आपके पास कीवर्ड कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे पॉलिटी में मैंने आर्टिकल का बताया था, वो यहाँ कीवर्ड्स, यहाँ है कीवर्ड्स, ठीक है। कीवर्ड्स मतलब ध्यान रखना इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मैंने एक वर्ड यूज़ किया था डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो कहीं आए या फिर कुछ और क्वेश्चन आए उसमें उसको कैसे लिखना है वो अपने को ध्यान रखना है, सब्जेक्ट पढ़ते टाइम ही देखना है कीवर्ड्स। तो इसके लिए क्या क्या फॉलो कर सकते हो आप, एक तो कोचिंग के नोट्स है ही, एक लक्ष्मीकांत की बुक आती है, आप इसको पढ़ सकते हो, मतलब इन सेंस जरूर पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन सेलेक्टिवली। जो अपने सिलेबस बुक्स बहुत बड़ी आती है, 500-600 पेजेस की है, बट आप उसके लिए 60-70 पेज की बुक्स हो जाएगी, आप जो अपने सिलेबस में दे रखा है वही पढ़ना। तो इससे क्या होगा, आपका जो वोकेबलरी आएगी ना, जो सब किसी भी सब्जेक्ट की अपनी भाषा होती है, जैसे मान लो अपन पॉलिटी की भाषा बात करें तो आर्टिकल में बात करेंगे अपन कि आर्टिकल 1 वो कहता है, आर्टिकल 2 वो कहता है। जैसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, कीवर्ड्स में भाषा में बात करते हैं, विकास प्रशासन क्या होता है इस टाइप से, तो वहाँ यहाँ से है, ये पब एड हो गया। तीसरा है लो, इसमें काफ़ी सारे एक्ट दे रखे हैं, अपने एक्ट का जो समरी है उनके गो थ्रू करना एक बार। दूसरा इसमें डेफिनेशन है कि पर्सनैलिटी क्या होती है, लॉ क्या होता है, राइट क्या होता है, ड्यूटीज़ क्या होती है, किसी ने कुछ बोला होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, वो डेफिनेशन वो देखनी है अपने को, मतलब एक तरह से ये रटने वाला पोर्शन ज़्यादा है। दूसरा है बिहेवियर, इसमें तो जो सिलेबस में मेंशन है उन्हीं से क्वेश्चन आता है, इसमें वापस वो बिहेवियर की थ्योरी है, इसमें वापस मोटिवेशन टाइप का भी कुछ चीज़ें कॉमन होती है बिहेवियर में, पब एड में और मैनेजमेंट में, वो काम आती है। स्पोर्ट्स एंड योगा, यहाँ एक तो डेफिनेशन वाला पोर्शन देख लेना, मतलब योगा के कुछ टाइप्स होते हैं उनकी डेफिनेशन क्या है। दूसरा इसमें करंट अफेयर बहुत काम आता है स्पोर्ट्स वाले में। एक स्पोर्ट्स में अपने सिलेबस में दे रखा है कुछ अवार्ड्स है सिलेबस में, उस अवार्ड्स में कुछ माइन्यूट डिफरेंसेस होंगे, वो यदि अपन ने देख लिए फिर अवार्ड्स में कोई दिक्कत नहीं आनी है। अवार्ड्स कौन देता है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसकी मतलब उसमें कितनी मनी होती है, प्राइस क्या देते हैं, उसकी कमेटी कौन कौन है, उसके बाद करंट का फिर का रोल आता है। इसमें तो कोई लिमिटलेस है, बाकी अपन इसमें ये देख सकते हैं कि करंट में कौन न्यूज़ में रहा था, तो वो सब चीज़ें यहाँ काम आ जाएगी, ठीक है। और अब आता GS4, GS4 तो इसमें इसमें क्या 2 सब्जेक्ट है GS4 में, एक मिनट से ये एक हिंदी एक इंग्लिश, ठीक है। यहाँ अब क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कट ऑफ जा रही बहुत कम, हर साल बहुत ज़्यादा कम जा रही है। जैसे मान लो मैं बात करूँ 2018 में, 2021, 23 और 24, आप कट ऑफ देखोगे 2018 में कट ऑफ थी 344, 2021 में कट ऑफ थी 314, लास्ट ईयर थी 262, अब है 208.50, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिर रही है। अब आप समझ में आएगा कि इसका फिर रोल कितना हो जाता है। इसमें क्या होता है, 100 हिंदी में 50 नंबर की ग्रामर, इंग्लिश में आती है 20 नंबर की ग्रामर, प्लस 10 नंबर का हिंदी में आता है ट्रांसलेशन, 10 का आता है इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो एक तरह से 90 नंबर तो क्या हो गया, टोटल ग्रामर टाइप का हो गया। अब ग्रामर में क्या है, या तो आपको 1 नंबर देंगे या 0 नंबर देंगे, सिंपल रूल है। तो अब बाकी में तो क्या हो गया, सब्जेक्टिव 10 में से जैसे 4 नंबर दे दिया या 3 ही दे दिए, तो अपन क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। बट यहाँ पर आपका 90 में से मान लो सही है, चलो 20 नंबर का ट्रांसलेशन एक बार को हटा दे, 70 में से यदि आपके सही है, काफ़ी लोग 60-60 नंबर भी लाते हैं,
तो 60 नंबर का रोल कितना हो जाता है, 208 में से सिर्फ कितने में से आ रहे, 70 में से 60 नंबर आ रहे हैं। बाकी पूरा पेपर अपना 800 में से 740 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो रोल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र GS4। अब हिंदी और इंग्लिश मेरी सबसे कमज़ोर है, पीछे रैंक आने का कारण यही है कि इस पेपर में मतलब बहुत ज़्यादा हिंदी कमज़ोर है मेरी, तो मात्रा भी एरर आ जाती है। तो अपने को ध्यान रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, अच्छी रैंक लानी है। तो जैसे अपन बात करते हैं हिंदी की, ठीक है, हिंदी में पहले आता है ग्रामर। ग्रामर 50 मार्क्स की आती है, ग्रामर आती है। तो ये अपने को क्या, एक बुक आती है राघव प्रकाश, जैसे सर तो पढ़ाएंगे ही, कुछ चीज़ें होती है जो उसमें बहुत ज़्यादा समझने की होती है, जैसे संधि है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये चीज़ें क्या आप समझोगे तो सही हो जाती है। जनरली ये मेरी भी सही हो जाती थी। इसके बाद आ जाता है पोर्शन, आ जाता है शब्दकोश का। तो उसमें ये सब जैसे किसके युग्म अर्थ क्या है, उसके पर्यायवाची बताओ, विलोम शब्द, इस टाइप से। तो आप राघव प्रकाश बुक ये तो अच्छे से पढ़ना, डेली पढ़ लो भले हैं। तो हिंदी वहाँ से हो जाती है। एक जो मैं पढ़ता था, क्योंकि मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, यूपीएससी की उस टाइम तैयारी कर रहा था, ये मतलब एक साइकोलॉजिकल बैरियर बन गया था। तो एक नवीन हिंदी व्याकरण बुक आती है 9th 10th की, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, छोटी बुक है बट एटलीस्ट आपको उतनी तो पता होनी चाहिए। वो मेरे मतलब फर्स्ट टू लास्ट लाइन तक याद थी, वो नवीन हिंदी व्याकरण। मेरी तो कहती हिंदी कमजोर है, इनमें भी मैं एरर कर लूँगा है। ठीक है, नवीन हिंदी व्याकरण ये और राघव प्रकाश, इन दोनों को मतलब अभी आपके पास टाइम है तो आप हिंदी में लिटरली लोग लाते हैं नंबर है। इवन इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट 70 में से मतलब हिंदी के 50 में से 45 नंबर लाते हैं। मुहावरों को हटा दो, बाकी पूरे नंबर आ जाते हैं, जनरली काफ़ी के सही होते हैं। लास्ट ईयर मेरे भी हिंदी में काफ़ी व्याकरण पोर्शन में काफ़ी अच्छे नंबर थे। इसके बाद आता है कंपोजिशन पोर्शन, सॉरी इसके बाद इंग्लिश की अपन 20 नंबर ग्रामर की बात करें तो इसमें ज़्यादा वो ग्रामर मतलब अपने को लग रहा है कि हिंदी मीडियम से अपन ग्रामर सही नहीं कर पाएंगे, वो नहीं। ग्रामर का एक अलग ही रूल होते हैं अपने आप में। तो ग्रामर सबकी वैसी ही होती है, चाहे हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, उसकी हिंदी की ग्रामर वैसी रहेगी, उसकी इंग्लिश की ग्रामर वैसी रहेगी। तो इसको अपन जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा सही करेंगे, लेकिन कोशिश यही करनी है कि अपने को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आप जैसे एक BK रस्तों की सर की बुक आती है वो है, या अपने नोट्स में मटेरियल है उनसे इसको अच्छे से करना है 20 नंबर में। 20 नंबर में से 10 नंबर का तो आता है वोकेबुलरी पोर्शन, जैसे इसका क्या सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स क्या है उसका, वो अपन सही कर सकते हैं इजीली। 10 की आती है ग्रामर, उसमें 5-7 अपने सिलेबस में आर्टिकल है, डिटर्मिनेशन है, मॉडल्स है, वो अपने को मतलब एक बार रूल्स पता हो गए फिर अपन इजीली कर सकते हैं, भले कितना क्वेश्चन बड़ा आ जाए। तो ये हिंदी इंग्लिश की ग्रामर को तो अच्छे करना ही है। इंग्लिश के लिए कौन सी बुक थी, BK रस्तों की सर की बुक थी, BK रस्तों की सर की, ठीक है, ये ग्रामर की। अब दूसरा पोर्शन आता है, एक आता है ट्रांसलेशन, एक आता है हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक आता है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप कोशिश किया करो दोनों मीडियम का न्यूज़पेपर पढ़ा करो, भले आधा घंटे पढ़ा करो, बट आधा घंटे इंग्लिश मीडियम को न्यूज़पेपर जरूर पढ़ा करो। स्टार्टिंग में आपको लग सकता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अपन मतलब सब उस परिवेश से रह चुके हैं, आजकल हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स होती जा रही है, तो उससे क्या आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। क्योंकि ट्रांसलेशन के भी एक तो रूल ग्रामर से आ जाएंगे रूल, दूसरा आपके पास शब्द होने चाहिए उसके लिए। ट्रांसलेशन तो तभी कर पाओगे जब उसका मतलब पता हो। तो मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे रोज़ का, तो वहाँ से आपको न्यूज़पेपर मतलब मैं बाद में ये सब पूरा हो जाने के बाद न्यूज़पेपर का रोल बताऊंगा कितना मस्ट है। तो ये इंग्लिश का हो गया। फिर आता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में हिंदी की जैसे हिंदी में आता है ये लिखना, निविदा लिखना, इस टाइप से कुछ निबंध लिखना, ये सब ये आपकी भाषा पे कमांड अच्छी होगी तो आप अच्छे से लिख पाओगे। तो इसके लिए भी न्यूज़पेपर से और प्लस जो इनका फॉर्मेट होता है ना वो अच्छे से देख लेना, जो इनका कुछ प्रारूप होता है निश्चित, उसको बेस पे लिखना है। और फिर हिंदी का कॉम्प्रिहेंशन है, सॉरी इंग्लिश का। तो इंग्लिश में एक तो आता है लेटर का, दो आते हैं, एक अपने को प्रेसी राइटिंग लिखना होता है, एक आता है एलोबरेट करना होता है किसी भी चीज़ को, और एक कोई किसी भी पंक्ति पे थोड़ा लिखना, एक पैसेज वगैरह वैसा। तो वो आप तभी लिख पाओगे जब आपके पास वोकेबुलरी होगी। वोकेबुलरी 2-3 चीज़ों से डेवलप हो सकती है। एक तो आप इंग्लिश की कोई किताब लाओ उसको पढ़ो, वो तो फिर भूल जाओगे, क्या इतनी ज़्यादा चीज़ें थोड़ी रहती है। मतलब ये चीज़ आप क्या खुद में इनबिल्ट होनी चाहिए, इनकलकेट होनी चाहिए। ये तब हो जाएगी जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे। तो ये GS4 का रोल जितना न्यूज़पेपर में उतना कहीं नहीं है। आप जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स आते हैं आप उनको देखो, वो कैसे लिख रहे हैं किसी भी चीज़ को, उनको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, फिर भी वो बहुत बड़ा सा पेज भर देते हैं। जबकि अपने को कितना 100 वर्ड्स ही लिखने हैं, कुछ शब्द अच्छे होने चाहिए, फिर वहाँ से अपन उसको कर सकते हैं।
और इनमें लिखने का एक तरीका और ये होता है, उस चीज़ की देखो वो चीज़ है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका कारण क्या है, मतलब कोजेज क्या है, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और उसमें आप क्या सोचते हो, करंट रिलेवेंस क्या है। तो ऐसा करके लिखोगे तो भी 5 लाइन हो जाएगी, आपको एक एक लाइन सोचनी है सबकी जो टाइप की। जैसे इस साल एक क्वेश्चन था कि एवरी एंड इज ए न्यू बिगनिंग, मतलब हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। तो आप इसको कैसे सोचते हो, किसी भी चीज़ को सोचो आप, सूर्य अस्त होता है उसी के बाद ही तो सूर्य उदय होता है, मतलब कहीं भी चीज़ हो तो वैसा उसको आप कनेक्ट करना लाइफ के मोमेंट से। जैसे इसरो का मान लो जो मंगलयान 2 था, या फिर इवन चंद्रयान 2 था, सॉरी मंगलयान नहीं, चंद्रयान 2 था, वो फेलियर हुआ, उसी के बाद ही तो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ। सॉरी सॉरी 11 साल की एज में एक्सीडेंट हो गया था, तो एक्सीडेंट में उन्होंने दोनों पैर खो दिए थे। तो अब सोचो उस एक्सीडेंट के बाद, मतलब एक तरह से वो उनका एंड था एक तरह से, लेकिन उनके बाद ही उन्होंने नया स्टार्ट किया था। तो एक मतलब एकमात्र वुमन है जिन्होंने 2 मेडल जीते एक ही ओलंपिक में। हाँ हाँ, समझ रहे हो आप चीज़ों को कैसे मतलब कनेक्ट कर सकते हैं अपने को, हैं। तो ये चीज़ें होगी, ये इंग्लिश की हो गई। फिर न्यूज़पेपर तो मस्ट है। न्यूज़पेपर किस किस के लिए मस्ट है, एक तो अपने को वोकेबलरी डेवलप करनी है। अभी तो अपन क्या जैसे कॉलेज में पढ़ रहे हैं या इवन बाद में भी अपने पास जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अच्छे खासे शब्द आएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, क्योंकि अपन पेपर में दोनों इंपॉर्टेंस है। दूसरा, न्यूज़पेपर से आप करंट अफेयर की चीज़ों के बारे में अवेयर रहते हो। तीसरा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है न्यूज़पेपर से। कोई चीज़ें पूछोगे आप क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, इंटरव्यू में तो पूरा 100% न्यूज़पेपर का रोल है। तो ये चीज़ें थी मेरी तरफ से, यही था। बाकी आपको किसी भी को भी कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो। एक मिनट, एक मिनट। जैसे मैम का डाउट था कि स्टडी रूटीन को कैसे मेंटेन रखना है। तो पहली चीज़ तो यही है कि अपने को जो भी पढ़ रहे हैं डिसाइड करना है कि किस जो अपना पढ़ा रहे हैं। दो चीज़ें होती है, एक तो सिलेबस पूरा हो गया उसके बाद कि एक अभी सिलेबस चल रहा है, तो कुछ टाइम तो आपको कोचिंग आना पड़ेगा। इसके बाद जो भी टाइम बचता है ना आपको, मतलब वैसे डिवाइड करना है कि आज जो पढ़ा है वो एटलीस्ट आज घर जाके याद करना ही करना है। दूसरा टाइम ये रखना है कि आज से पहले क्या क्या पढ़ाया था वो उसको एक बार ज़रूर गो थ्रू होना है, अदरवाइज अपन भूल जाएंगे। चीज़ें क्या होती है, पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना याद रखना इंपॉर्टेंट है, रिविजन इंपॉर्टेंट है। याद भी लंबे टर्म के लिए, वो तभी होगा जब अपन चीज़ों को बार बार देखेंगे। सब चीज़ें भूल जाते हैं, हर कोई भूल जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। आज अपन ने पढ़ा है वो आज तो 100% याद रहेगा, कल 50 चीज़ें और पढ़ेंगे, फिर कल याद है या नहीं है, कल मतलब कितने दिनों बाद चीज़ें भूल जाएंगे। तो पहले का जो भी पढ़ाया ना चीज़ें, वो मतलब अपने को जरूर पढ़नी है उस दिन शाम को जाकर वापस, चाहे कितना 1 घंटा लगे एक्स्ट्रा लगे तो भी है। फिर एक तो न्यूज़पेपर पढ़ना है, यही था। अगर आप घंटों में डिवाइड, मतलब मुझे तो अच्छा नहीं लगता है कि न्यूज़ स्टडी रूटीन को घंटों में डिवाइड करो कि इतने घंटे वो पढ़ो ये पढ़ो। आपका जो भी टारगेट है उसको फिनिश करो, हो सकता है उसमें आधा घंटा कम लग जाए ज़्यादा लग जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस पहले जो पढ़ाया उसको रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं पूछो, कोई भी डाउट छोटा नहीं होता है। एक जैसे स्ट्रेटजी पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, जो चीज़ें मैंने बताई है हो सकता है मेरे से कई गुना बेहतर कई लोग जानते हो, फिर भी जैसे सिलेक्शन नहीं हो पाए, हो सकता है मेरे से कम लोग जानते, कुछ कम जानते, उनका भी टॉप रैंक में आ गया हो। तो ये चीज़ें वेरी करती रहती है, किसी का आज सिलेक्शन होगा, किसी का कल होगा। कोई मतलब अपन यदि अच्छे से सही डायरेक्शन में वो गुडविल के साथ मेहनत कर रहे हैं तो 100% अपने को आज नहीं तो कल सफलता मिलनी है। जो नॉलेज गेन करेंगे अपन इस फील्ड प्रोसेस में वो हर जगह काम आएगा ही आएगा। आप आरएस की मतलब आप 2 साल 1.5-2 साल आप पूरा डिटर्मिनेशन देते हो, डिसिप्लिन रहते हो, तो आपके लाइफ के हर सेक्टर में काम आएगा। स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हाँ हाँ चीज़ें और क्या।
हाँ, तो कोई नहीं, बढ़िया वेल। पूछ लो। बायो वाले, वो बायो क्या टेक्नोलॉजी के भी नहीं आते हैं। तो ठीक है, वो आप शायद देख लेना, उसका टर्मिनोलॉजी तो है, टर्मिनोलॉजी देख लेना आप उसकी क्या हिंदी इंग्लिश में है। बाकी हिंदी इंग्लिश दोनों अच्छी होगी तो बहुत ज़्यादा काम आएगी GS4 में। मैं कुछ सब्जेक्ट बताता हूँ जिनकी टर्मिनोलॉजी आपको इंग्लिश में मस्ट पता होनी चाहिए, चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो। ट्रांसलेशन वाले में तो काम आएंगे ही, बट मेंस में भी काम आएंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें ग्रेस्प करने में भी और लिखने में भी। जैसे एक बायोलॉजी है, बायोलॉजी थोड़ी पूरी साइंस का, ठीक है, साइंस एंड टेक दोनों। दूसरा है इकोनॉमी के। अब आप सकल घरेलू उत्पाद लिखो, इससे अच्छा सिंपल ही लिख दो GDP, मतलब क्योंकि टाइम की चीज़ें रहती है, वो सब चीज़ें रहती है। प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, PCI लिख दिया। मतलब इकोनॉमी के टर्मिनोलॉजी आप इंग्लिश में याद रखोगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों की साथ में एटलीस्ट पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में मान लो क्वेश्चन आता है, कई बार हिंदी की टर्मिनोलॉजी इतनी जटिल होती है पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है, मेन तो इन 2 सब्जेक्ट की है टर्मिनोलॉजी का। बाकी ये लॉ है, वो पढ़ते हैं ना अपन कानून, उसकी भी टर्मिनोलॉजी है। ये चीज़ें क्या, एक प्रोसेस होता है, कई बार लिख के याद रखना पड़ता है, कई बार बोल बोल के याद रखना पड़ता है। तो कोशिश, जब मेरी मैं बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग इनिशियल फेज में तो लिख के ही याद रखता था, फिर वापस लिखता था ताकि लॉन्ग टर्म में याद रहे चीज़ें। और फिर जैसे उस प्रोसेस पे आ जाते थे कि अपन लिख तो इजीली सकते हैं, फिर बोल के, अब एग्जाम से एक दिन जस्ट पहले है तो हो सकता है फर्स्ट हाथ चलाए और हो सकता है बोल बोल के पढ़ ले हैं। वो चीज़ें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी, आपको जिस मतलब मीडियम में आप कन्वीनियंस फील करो उसमें पढ़ना चाहिए। लिख के तो फायदा रहता ही है, क्योंकि एग्जाम में अपने को लिखना है, हाथ चलेगा, अपने बोल के या पढ़ रहे हैं उस टाइम क्या अपना हेड काम कर रहा होता है, माइंड काम कर रहा होता है। अब वो हैंड और हेड का कोऑर्डिनेशन होगा न, तो अपन उसको अच्छे से लिख पाएंगे एग्जाम में। तो अभी अपने को टाइम का करना क्या है, लगाना, टाइम ही तो लगाना है ताकि याद रहे लॉन्ग टर्म के लिए। किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता है, अब शॉर्टकट भी देखना चाहिए, वो तब देखना चाहिए जब एग्जाम बिल्कुल पास में हो। अब मैं आपको चीज़ करूँगा, आप टाइम लगा दो, कोई नहीं, 10 दिन आपका एग्जाम है, बोल रहा हूँ टाइम, तो फिर वो मेरी मूर्खता है। मतलब उस चीज़ों को देखना है, उस नज़रिए से देखना कि एग्जाम कब है। ये टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद हो रहा है तो फिर लिख के याद रखा करो। अब शॉर्ट नोट्स का मेरा नज़रिया बिल्कुल अलग है। अब आपको जो मेन नोट्स हैं ना आपके, जो आप सब, अब आप शॉर्ट नोट्स किसके चीज़ के बनाओगे, आपने पढ़ाई क्या है जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे, तो आप पहले चीज़ों को अच्छे से पढ़ो, उसमें और चीज़ें कनेक्ट करो। शॉर्ट नोट्स तो तब है जब आपको एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए, अभी आपको पुराना मेन नोट्स तो रिवाइज हो ही नहीं पा रहे, तो शॉर्ट नोट्स कहाँ से रिवाइज करोगे। शॉर्ट नोट्स में आप चीज़ें, शॉर्ट नोट्स में चीज़ें बिल्कुल छोटी होती है, चीज़ें तभी याद रहती है जब उसकी पीछे आगे की स्टोरी और पीछे की स्टोरी पता हो। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, बट वही चीज़ मैंने पहले बताई कि सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से एग्जाम के जस्ट नज़दीक भले आप बना लो, भले पढ़ लो, लेकिन अभी आपको कोशिश करनी चाहिए शॉर्ट नोट्स बिल्कुल यूज़ मत करो आप, क्योंकि चीज़ें सब पता होगी न, आपका एग्जाम दूर है तो चीज़ जो आप नोट्स है उसमें हाईलाइट कर लो, उसके पीछे ऊपर नीचे की स्टोरी पढ़ लो, आपको कम टाइम लगेगा शॉर्ट नोट से। मान लो आपको मैं अभी किसी चीज़ के शॉर्ट नोट्स दे दूँ, आपको क्या पता चलेगा उसके आगे क्या स्टोरी क्या थी, पीछे मतलब क्या स्टोरी है, उस वर्ड्स का लिखने का मेरा क्या मतलब है। तो ये, और शॉर्ट नोट्स आप खुद की लैंग्वेज में बनाओगे तो ही अच्छा रहेगा। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। इंटरव्यू के टाइम तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेंस के टाइम पढ़ना ज़रूरी है। और प्लस कई बार क्या होता है, डिस्कशन से चीज़ें मतलब अच्छी चीज़ें आती है, आपको चीज़ें पता होती है और आप सोच रहे हो काम की नहीं, सामने वालों को चीज़ें पता होती है, डिस्कस करोगे तो आप लिख पाओगे एग्जाम में अच्छा। तो दोनों चीज़ें मतलब एक साथ चलनी चाहिए। जी इंटरव्यू में, हाँ इंटरव्यू वाला ये ज़रूरी था। आप सब कॉलेज नहीं सही है, आप आराम से पूछो, कोई तकलीफ नहीं, सब बढ़िया है, सब पहुंच जाओगे इंटरव्यू में। नहीं भी क्यूरियोसिटी होती है तो एक चीज़ की, आप भी आप कॉलेज में हो, आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आप ज़रूर पढ़ो, कॉलेज वाली बुक्स एक बार गो थ्रू जरूर हो जाओ, उसका बेसिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वो सिर्फ इंटरव्यू में काम नहीं करेगा, मेंस में भी बहुत काम आएगा। इस बार अच्छा गया था, जैसे 4 मेंबर होते हैं उसमें 3 का बहुत शानदार रहा था, 1 का ठीक ठाक रहा था। हाँ तो बताता हूँ, जैसे मेरा पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया हुआ था,
तो मेरा स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन थे वो यही थे कि पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में वैसे तो आ जाता है रिफाइनरी का केमिकल्स का पार्सन है, पेट्रोकेमिकल्स का, बट फिर भी कॉमन सेंस में अपन डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो मेरे इस टाइप से क्वेश्चन थे, जैसे डिस्टिलेशन यूनिट होती है ना, जिसमें अब मान लो क्रूड पेट्रोल निकलता है, सीधा कच्चा तेल निकलता है, उसमें एक पेट्रोल भी होता है, गैस भी होती है, डीजल भी होता है, कूड़ा कबाड़ा भी होता है, बिटुमिनस जिससे अपन सड़क बनाते हैं वो भी होती है, वाइजार चलाते हैं एविएशन टर्बाइन फ्यूल वो भी होता है, शिप चलाते हैं एटीएफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल भी होता है। तो 5-7 क्वेश्चन इसी बारे में थे कि वो कैसे अलग करते हैं, किस टेम्परेचर पे क्या अलग किया जा रहा है, मतलब अपना बाड़मेर की क्रूड ऑयल की स्पेशलिटी क्या है, दूसरी क्रूड से वो कैसे अलग है। फिर इसमें जो भी टर्मिनोलॉजी यूज आ रही थी उससे अगला क्वेश्चन उनका था, उसी से था। तो मतलब इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, इससे ये है कि आपने जो भी ग्रेजुएशन किया है वो चीज़ें आपको अच्छे से पता होगी तो वो वहाँ पे बहुत काम आएगी इंटरव्यू में। बेसिक चीज़ें वो ये नहीं पूछ रहे थे कि पेट्रोलियम की थ्योरी बताओ कैसे काम कर रहा है, कोई मतलब बड़े बड़े से फॉर्मूले नहीं पूछ रहे थे, बड़े बड़े एक्सप्लोरेशन नहीं पूछ रहे थे, बट कॉमन सेंस के क्वेश्चन थे। इसके बाद मेरे से क्वेश्चन थे अपने पॉलिटी से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। जैसे अपना जो बजट बनता है, बजट किस टाइप से बनता है, क्या प्रोसेस है, जॉइंट सिटिंग कब बुलाते हैं अपन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर रहे हैं, कल को कुछ और हो गया तो क्या करेंगे, मतलब कब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सहमत है, कुछ मेंबर है ही नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, मतलब कंसेप्ट का भी पोर्शन था यहाँ पे फैक्ट का क्वेश्चन भी था। जो अपन पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी पे क्या कर दिया था मैंने, डिस्टेंस लर्निंग में एमए कर दिया था साथ में पॉलिटिकल, मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल था, वहाँ से मैंने एमए किया, तो इस वजह से मेरे 2 मेंबर ने पॉलिटिकल साइंस के खूब क्वेश्चन पूछे थे, तो उनका रीज़न यही था। और एक चीज़ है, आपको एकेडमिक्स हमेशा कंटिन्यू रखना चाहिए, मतलब कभी मैंने गलती तो नहीं की, बट एक साल जैसे यूपीएससी की तैयारी के टाइम कंटिन्यू नहीं रखा था, बट रख देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्टेंस लर्निंग से कर लो आप, VMOU इग्न्यू से, मैंने इग्न्यू से एमए किया, तो मेरा एमए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ इंटरव्यू में। इवन जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना हो मान लो, तो JRF क्लियर था, तो वहाँ पर भी हेल्पफुल हुआ। आप कुछ करना तो है नहीं साइड में, आप सिर्फ एग्जाम देने आना है, तो आप एकेडमिक्स हमेशा कंटिन्यू रखना। जैसे BA अभी कर रहे हो या BSc, तो उसके बाद जो पोस्ट प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू जरूर रखना, वो हेल्पफुल होता है इंटरव्यू में। फिर एक मेंबर ने मेरे से पूछे, वो थोड़े कम पता थे मुझे, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में था, माइथोलॉजी के बारे में था, जैसे गीता में टोटल कितने श्लोक है, मृत्युंजय मंत्र क्या है, किसने मतलब, और गायत्री श्लोक फर्स्ट टाइम किसने दिया था, तो इस टाइप के थे वो 2-4 का नहीं पता थे। इसके बाद बाकी काफ़ी अच्छे पता थे। फिर लोकल इंस्ट्रूमेंट, फिर एक क्वेश्चन था कि आप RS बन जाओगे, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी, टॉप 3 प्रायोरिटी बता दो। इस टाइप केस स्टडी भी होती है मेरे से, ऐसा कई से जैसे पूरा न्यूज़पेपर में चला जाता है इंटरव्यू किन किन का। मेरे से भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड काफ़ी सवाल थे, जैसे उस टाइम अमेरिका जो ट्रंप के जो पॉलिसीज आ रही है उनके बारे में था कि ये ट्रंप नाम चेंज कर रहा है, उसकी क्या पॉलिसीज है। वहाँ इजराइल ईरान का कुछ टसल चल रही थी, उसके बारे में भी था। ये GCC मान लो ब्लॉकेज हो जाए गल्फ कंट्रीज का, तो आप क्या कर सकते हैं, इंडिया के पास क्या ऑप्शन रहेगा, ये चीज़ें। कोर पॉलिटी से भी था, जो थिंकर है, पॉलिटी किसका है, मतलब MA कर रहा है, BA कर रहे हो, कौन कौन है, कोई है पॉलिटी से, तो आप थिंकर वगैरह पढ़ते हो, ये विचारक, प्लेटो अरिस्तु वगैरह से नाम सुने? हाँ, तो उनके बारे में थे हैं, ये एथिक्स में भी विचारों वाले काम आते हैं अपने, तो ये सब चीज़ें थी, यही था इंटरव्यू में। और भी कोई क्वेश्चन पूछो, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी फिर ठीक है, आपका कोई डाउट नहीं हो तो थैंक यू सभी को।